और शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसने सबको चौंका दिया है। परमाणु परीक्षण वाली? हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कहना कि वो परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये सुनने में ही बहुत बहुत खतरनाक लगता है। मतलब इतने सालों की शांति के बाद अचानक ये क्यों? ऐसा लगता है जैसे हम वापस कोल्ड वॉर के दौर में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि ये परमाणु जोखिम अचानक इतना बढ़ क्यों गया है? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। परफेक्ट स्टॉर्म? हाँ, स्रोत बताते हैं कि पुरानी व्यवस्था जो हमें सुरक्षित रखती थी, वो ठीक उसी समय टूट रही है जब नई खतरनाक टेक्नोलॉजी सामने आ रही है। अच्छा। पहला बड़ा कारण है बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। दुनिया भर में संघर्ष बढ़ रहे हैं और देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों की तरफ देख रहे हैं। सिप्री की जो 2024 की सालाना रिपोर्ट है, वो भी यही कहती है कि इस्तेमाल के लिए तैयार परमाणु वॉरहेड्स की संख्या वो लगातार बढ़ रही है हर साल। और इसी तनाव के बीच, जैसा मैंने कहा, संधियां भी टूट रही है। जैसे अमेरिका और रूस के बीच की वो INF ट्रीटी थी। हाँ, बिल्कुल। जो सालों तक यूरोप को सुरक्षित रखती थी, अब वो खत्म हो चुकी है। ईरान न्यूक्लियर डील का भी वही हश्र हुआ। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, ये संधियां एक तरह से कम्युनिकेशन लाइन थी, एक सेफ्टी नेट था। जब वो हट जाता है तो गलतफहमी का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और यहीं पर एक और खतरनाक बात सामने आती है, जिसे एक्सपर्ट्स डॉक्ट्रिनल एम्बिगुइटी कहते हैं। डॉक्ट्रिनल एम्बिगुइटी? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब किसी को ठीक से पता ही नहीं है कि कौन सा देश किस बात पर परमाणु हमला कर सकता है। मतलब वो जो लक्ष्मण रेखा थी वो अब धुंधली हो गई है। जैसे स्रोत में एक उदाहरण था कि अगर किसी देश के न्यूक्लियर कमांड सिस्टम पर कोई बड़ा साइबर हमला हो जाए, हाँ, तो क्या वो इसे परमाणु हमले की शुरुआत मानेगा? किसी के पास इसका साफ जवाब नहीं है। और इसी कंफ्यूजन में जो नई टेक्नोलॉजी है वो आग में घी का काम कर रही है। आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करें, बहुत तेज। ये इतनी तेज हैं कि किसी भी देश के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं बचेगा। कुछ मिनटों में पूरा खेल खत्म हो सकता है। तो मतलब एक छोटा सा तनाव भी? हाँ, एक छोटा सा तनाव भी बहुत जल्दी एक बड़े परमाणु युद्ध में बदल सकता है। और ये लड़ाई अब सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रही, स्पेस मिलिटराइजेशन और AI, बिल्कुल, वेपनाइजेशन ऑफ AI, ये दो नए फ्रंट खुल गए हैं। अच्छा। अमेरिका की स्पेस फोर्स का विस्तार हो या मिलिट्री सिस्टम्स में AI का इस्तेमाल, ये सब निर्णय लेने की प्रक्रिया को इंसानों के हाथ से छीन रहे हैं। सोचिए, एक गलत एल्गोरिदम या एक हैक किया हुआ सैटेलाइट पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। बिल्कुल। तो जब ये सारे फैक्टर्स एक साथ आते हैं, टूटती संधियां, बढ़ता तनाव, धुंधले नियम और सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी, तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर स्थिति इतनी गंभीर है, तो परमाणु निरस्त्रीकरण यानी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो क्यों नहीं पा रहा? इसमें क्या बाधाएं हैं? स्रोत इस पर भी काफी गहराई से बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन वैश्विक मंचों को ये काम करना था, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, हाँ, जैसे जिनेवा में कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट CD है, जो दशकों से ठप पड़ी है, कोई नतीजा ही नहीं निकलता। तो देशों का इन पर से भरोसा उठ गया है। और जो संधियां हैं भी, उनमें बड़ी खामियां हैं। बिल्कुल। जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT, जो सबसे बड़ी संधि मानी जाती है, उसमें परमाणु हथियारों को कम करने के लिए कोई पक्की समय सीमा ही नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है। अच्छा। तो देश वादा तो करते हैं, पर उसे पूरा करने की कोई जल्दी नहीं है। और फिर कुछ देश तो इस पूरे फ्रेमवर्क से ही बाहर हैं। सही कहा। नॉर्थ कोरिया NPT से बाहर निकल गया। भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने तो कभी इस पर साइन ही नहीं किया। तो इससे इसकी अहमियत अपने आप कम हो जाती है। बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प विरोधाभास है, जिसे स्रोत कमिटमेंट इम्प्लीमेंटेशन गैप कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कहने और करने में अंतर। हाँ, बिल्कुल वही। इसका मतलब है कि देश भाषणों में तो निरस्त्रीकरण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में अपने हथियारों को और आधुनिक बना रहे होते हैं। जैसे रूस NPT का समर्थन भी करता है और साथ ही अपने डिलीवरी सिस्टम्स को मॉडर्नाइज भी कर रहा है। ये जो दोहरा मापदंड है, ये पूरी प्रक्रिया को खोखला कर देता है। तो इस पूरे उलझे हुए माहौल में भारत कहाँ खड़ा है? हमारा क्या स्टैंड है? भारत का स्टैंड हमेशा से बहुत स्पष्ट और कह सकते हैं कि सिद्धांतों पर आधारित रहा है। भारत कहता है कि अगर परमाणु हथियार खत्म करने हैं तो सबकी करो, बिना किसी भेदभाव के, और एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे ये वेरीफाई भी हो सके कि कोई धोखा तो नहीं दे रहा। और शायद यही वजह है कि भारत NPT को भेदभावपूर्ण मानता है।
हाँ, क्योंकि वो सिर्फ 5 देशों को परमाणु हथियार रखने का लाइसेंस देता है, जो कि ठीक नहीं है। दिलचस्प बात तो ये है, जो स्रोत में भी लिखी है, कि भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1954 में ही परमाणु परीक्षणों पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की थी। बिल्कुल। तो हमारा स्टैंड हमेशा से निरस्त्रीकरण के पक्ष में रहा है, बस हमारा तरीका अलग है। और भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो भी इसी सोच पर आधारित है। जी बिल्कुल। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, मतलब हम उतने ही हथियार रखेंगे जितने अपनी सुरक्षा और प्रतिरोध के लिए जरूरी है, किसी होड़ में शामिल नहीं होंगे। और दूसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज, हाँ, यानी हम कभी भी परमाणु हमला करने वाले पहले देश नहीं बनेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम पर हमला होता है तब क्या? तब तीसरा सिद्धांत लागू होता है, मैसिव रिटेलिएशन। अच्छा, यानी जवाबी कार्रवाई इतनी भयानक होगी कि दुश्मन फिर हमला करने की सोच भी न सके। और चौथा बिंदु है सिविलियन कंट्रोल, यानी इसका फैसला हमेशा चुनी हुई नागरिक सरकार के हाथ में होगा, सेना के नहीं। तो ये सब मिलकर भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति बनाते हैं। हाँ, एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति। तो एक तरफ तो ये पुरानी बहुपक्षीय व्यवस्था बिखर रही है, और इसी खालीपन को भरने के लिए अब एक नए बहुत ही सरल आइडिया की चर्चा हो रही है, G2। यानी कि क्यों ना सारी दुनिया को अमेरिका और चीन मिलकर चलाएं। हाँ, ये शब्द हाल ही में साउथ कोरिया के बुसान में जो एपेक समिट हुआ था, उसमें फिर से सुर्खियों में आया। अच्छा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीनी राष्ट्रपति के साथ अपनी बैठक को G2 एंगेजमेंट कह दिया। हालांकि ये आइडिया नया नहीं है। नहीं, ये पुराना है। हाँ, इसे 2005 में अर्थशास्त्री सी फ्रेडबर्गस्टन ने सामने रखा था। उनका तर्क था कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को ही वैश्विक मुद्दों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सुनने में तो काफी एफिशिएंट लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे हो सकते हैं। कैसे? इसका सीधा मतलब एक ग्लोबल डियोपोली होगा, जहां EU, रूस, जापान और भारत जैसी बाकी शक्तियों को साइडलाइन कर दिया जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे बाकी दुनिया बस दर्शक है। यही सबसे बड़ा डर है। और अमेरिका के जो सहयोगी हैं, जैसे ताइवान, उनके लिए तो ये एक बुरे सपने जैसा है। क्यों? उन्हें डर है कि कहीं अमेरिका उनकी सुरक्षा की कीमत पर चीन के साथ कोई बड़ी डील न कर ले। अच्छा। और भारत के लिए भी ये चिंता की बात है। अगर अमेरिका और चीन एक हो जाते हैं तो भारत अमेरिका की साझेदारी का क्या होगा, जिसका एक बड़ा मकसद चीन को संतुलित करना ही रहा है। और क्वाड समिट का जो स्थगित होना था, वो भी इसी बढ़ती अनिश्चितता का एक संकेत था। बिल्कुल। लेकिन क्या ये G2 का बनना वाकई मुमकिन है? मुझे तो ये बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रहे हैं। स्रोत भी यही बताते हैं कि इसके रास्ते में कई बड़ी बाधाएं हैं। सबसे पहली तो है राजनीतिक और वैचारिक मतभेद। अमेरिका एक नियम आधारित उदारवादी व्यवस्था की बात करता है, जबकि चीन के लिए देश की संप्रभुता और राज्य नियंत्रित विकास सबसे ऊपर है। ये 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। और ताइवान, साउथ चाइना सी, ट्रेड वॉर, इन मुद्दों पर तो वो बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। इतनी दुश्मनी के बीच पार्टनरशिप कैसे हो सकती है? और सबसे मजेदार बात तो ये है कि चीन खुद इस G2 के आइडिया को पसंद नहीं करता। अच्छा। हाँ, वो ऐतिहासिक रूप से इसका विरोध करता आया है। चीन को लगता है कि इससे वो अमेरिका के जूनियर पार्टनर के तौर पर देखा जाएगा, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता। वो बराबरी चाहता है। वो बराबरी चाहता है, इसीलिए वो ब्रिक्स या UN जैसे मंचों को ज्यादा तरजीह देता है, जहां वो बराबरी पर बात कर सके। तो अगर G2 मुमकिन नहीं है, तो भारत जैसे देशों के लिए आगे का रास्ता क्या है? रास्ता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी बनाए रखना, रणनीतिक स्वायत्ता। हाँ, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, मतलब किसी एक शक्ति पर पूरी तरह से निर्भर न होना। इसीलिए भारत एक ही समय में ब्रिक्स और क्वाड दोनों का हिस्सा है। स्रोत यही सलाह देते हैं कि भारत को EU जैसे सहयोगियों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को तेजी से अंतिम रूप देना चाहिए, ताकि हमारी आर्थिक और सुरक्षा साझेदारियां विविध बनी रहें और हम किसी एक देश के भरोसे न रहें। तो अगर G20 जवाब नहीं है, तो दुनिया का ध्यान फिर से G20 जैसे बड़े और कुछ हद तक अव्यवस्थित मंचों पर जाता है। हाँ। और हाल ही में 2025 का G20 शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ। हाँ, जो कई मायनों में ऐतिहासिक था। बिल्कुल ऐतिहासिक। ये अफ्रीकी धरती पर होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। और इसकी थीम थी सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जो अफ्रीकी दर्शन उबुंटू से प्रेरित थी। उबुंटू का मतलब होता है मैं हूं
क्योंकि हम हैं। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली संदेश था कि दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ऐसा लगा कि भारत ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। ऐसा लगा कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि एजेंडा सेट करने वाला देश बन रहा है। हाँ। भारत ने कई बड़े प्रस्ताव रखे। हाँ, उन प्रस्तावों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन अगर हम उनका सार देखें तो 2-3 बातें साफ नजर आती हैं। जैसे G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर या G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। ये प्रस्ताव दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ अपने हितों की नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के मुद्दों को G20 के केंद्र में ला रहा है। मतलब एक लीडरशिप की भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल, एक लीडरशिप की भूमिका। जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र में भी कुछ बड़ी बातें थी, जैसे विकासशील देशों के लिए कर्ज की बढ़ती लागत की जांच करने के लिए एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमीशन का प्रस्ताव। हाँ, और मिशन 300 भी एक बड़ा लक्ष्य था। क्या था वो? उसका मकसद 2030 तक अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों तक बिजली पहुंचाना है। एक G20 क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क भी बनाया गया, जो इन जरूरी खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने पर केंद्रित है। ये सब दिखाता है कि G20 अब सिर्फ अमीर देशों का क्लब नहीं रहा। और शायद इसीलिए इसकी प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है ना? बिल्कुल। ये G7 जो विकसित देश हैं और ब्रिक्स जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, दोनों को एक मेज पर लाता है। और अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाने के बाद तो इसकी वैधता और भी बढ़ गई है। सही बात है। और पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखिए, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील और अब साउथ अफ्रीका। G20 की अध्यक्षता लगातार ग्लोबल साउथ के देशों के पास रही है। हाँ, ये तो है। इसने विकासशील देशों के मुद्दों जैसे कर्ज माफी को वैश्विक एजेंडे के केंद्र में ला दिया है। ये शक्ति संतुलन में एक बड़े बदलाव का संकेत है। लेकिन G20 के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। ऐसा लगता है कि जितना ये बड़ा और महत्वपूर्ण होता जा रहा है, उतना ही इसके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। पहली चुनौती, जिसे स्रोत कंसेंसस फटीग कहते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि बड़े मुद्दों पर आम सहमति बनाना लगभग नामुमकिन हो गया है। अमेरिका, चीन और रूस अमेरिका के तनाव के कारण घोषणा पत्र में संवेदनशील मुद्दों पर बहुत ही नर्म और गोलमोल भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि कोई नाराज ना हो। हाँ, ताकि कोई नाराज ना हो। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे बड़े नेता शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होते, जैसा कि इस बार हुआ, तो इसकी वैधता पर भी सवाल उठता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये दुनिया की प्रमुख संचालन समिति है, लेकिन इसकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण सदस्य ही मीटिंग में नहीं आ रहे। एक और बड़ी समस्या है कि G20 के वादे वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। नॉन बाइंडिंग प्लेजेस। हाँ, नॉन बाइंडिंग प्लेजेस की वजह से जलवायु वित्त या ऋण पुनर्गठन जैसे बड़े बड़े वादे अक्सर कागजों पर ही रह जाते हैं। और आखिर में एजेंडा ओवरलोड की चुनौती। G20 के एजेंडे में AI गवर्नेंस से लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा और लैंगिक समानता तक दुनिया की हर समस्या डाल दी गई है। इतने सारे मुद्दों पर फोकस करने से इसके मुख्य आर्थिक लक्ष्यों से ध्यान भटकने का खतरा रहता है। सही कहा। ऐसा लगता है कि ये ग्लोबल कमेटी है जिसे दुनिया को बचाने का काम दिया गया है, पर उसके पास कोई असली पावर नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने देखा संरक्षणवाद का भी जिक्र है। जी, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है। कई सदस्य देश फ्री ट्रेड की बातें तो करते हैं, लेकिन अपने देश में नेशनलिस्टिक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड सब्सिडीज चला रहे हैं, जैसे अमेरिका की मागा नीतियां। बिल्कुल। तो ऐसे में भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? यहाँ जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन के बारे में एक बहुत दिलचस्प लाइन है। हाँ, वो डेथ रिलीफ वाली। जी, मैं उसी सीधे कोट करना चाहूंगी। India's ability to drive G20 priorities on debt relief, critical minerals, and digital public infrastructure will define its role in shaping a multipolar world order. मतलब साफ है, अब सिर्फ एजेंडा सेट करने से काम नहीं चलेगा, अब लीडरशिप दिखानी होगी। तो ठीक है, G20 जैसे बड़े मंच पर आम सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है। शायद यही वजह है कि देशों के बीच सीधी दो तरफा साझेदारियां ज्यादा अहम हो गई हैं। और इसी कड़ी में भारत की सबसे बड़ी और सबसे जटिल साझेदारी है अमेरिका के साथ, खासकर रक्षा के क्षेत्र में। हाँ, हाल ही में इंडिया एंड द US हैव साइंड 10-year फ्रेमवर्क पैक्ट फॉर डिफेंस पार्टनरशिप। जी, और ये साझेदारी ये कोई रातों रात नहीं बनी है। इसकी नींव तो 1962 के चीन भारत युद्ध में पड़ी थी, जब अमेरिका ने हमें मदद भेजी थी। अच्छा। लेकिन आज हम जिस स्तर पर हैं, उसे बनाने में लगभग 20 साल लगे हैं, और इसे 4 बड़ी सीढ़ियों के तौर पर देखा जा सकता है। 4 सीढ़ियां, ये सुनने में दिलचस्प है।
बताइए इसके बारे में। देखिए, पहली सीढ़ी थी 2002 में साइन हुआ GSOMI। GSOMI। ये वो कदम था जब दोनों देशों ने कहा, ठीक है, हम एक दूसरे के साथ क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन साझा कर सकते हैं। ये भरोसे की शुरुआत थी। और फिर 14 साल का लंबा गैप आया। हाँ, और 2016 में हम दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, जब लिमोआ साइन हुआ। ये क्या था? ये कहने जैसा था, अब हम इतने सहज हैं कि एक दूसरे के मिलिट्री बेस पर अपने जहाज़ों और एयरक्राफ्ट में तेल भरवा सकते हैं और सामान ले सकते हैं। अच्छा, तो ये लॉजिस्टिक्स का एग्रीमेंट था? बिल्कुल। मतलब पहले जानकारी साझा की, फिर एक दूसरे के संसाधनों का इस्तेमाल करने पर राजी हुए। इसके बाद रिश्ता और गहरा हुआ। तीसरी सीढ़ी थी 2018 का कॉमकासा। इसका मतलब था, चलिए अब हम एक ही सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क पर बात करते हैं ताकि हमारी बातचीत कोई और ना सुन सके। इससे तो रियल टाइम कम्युनिकेशन संभव हो गया होगा ना? जी, रियल टाइम एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन। और आखिर में 2020 में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, BECA। बीका? ये चौथी सीढ़ी थी जो कहती है, अब हम अपनी मिसाइलों को अचूक निशाना लगाने के लिए और नेविगेशन के लिए एक दूसरे के बेहद संवेदनशील जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करेंगे। वाह, तो ये सिर्फ 4 समझौते नहीं है? नहीं, ये एक मिलिट्री गठबंधन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते कदम है। तो इन समझौतों का जमीन पर क्या असर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 2016 में अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया। ये दर्जा किसी और देश को नहीं मिला है? नहीं। फिर हमें स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन STA-1 स्टेटस मिला, जिससे हमें अमेरिकी सैन्य टेक्नोलॉजी तक फास्टर लाइसेंस फ्री एक्सेस मिलता है। और हम उनके प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, P-8I पोसाइडन जैसे जासूसी विमान, C-17 ग्लोबमास्टर, अपाचे और MH-60R रोमियो जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, ये सब अमेरिकी प्लेटफॉर्म है। और युद्ध अभ्यास और मालाबार जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास तो अब रूटीन बन गए हैं। लेकिन एक मिनट, ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है। एक तरफ हम अमेरिका से संवेदनशील GE-414 एयरक्राफ्ट इंजन तकनीक मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे दस्तावेज बताते हैं कि 2025 में अमेरिका हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ उच्च स्तरीय सैन्य बैठकें कर रहा है। क्या इस रिश्ते में भरोसे की कोई कमी है? ये इस रिश्ते का सबसे जटिल पहलू है, जिसे हम की इरिटेंस कहते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चैलेंजेस। मतलब अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रखना। जी, हम अमेरिका और रूस दोनों के साथ काम करते हैं। जब हमने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, तो अमेरिका ने कैटसा कंसर्न्स दिखाए। ये तनाव का एक बड़ा कारण है। और टेक्नोलॉजी एक्सेस का भी मुद्दा है। हाँ, STA-1 दर्जे के बावजूद सेंसिटिव जेट इंजन कंपोनेंट्स जैसी टॉप एंड टेक्नोलॉजी पर अमेरिका के लाइसेंसिंग नियम बहुत सख्त हैं। और जैसा मैंने कहा, अमेरिका की अपनी डिफरेंट रीजनल प्रायोरिटीज हैं। बिल्कुल, जिसमें पाकिस्तान के साथ उसके संबंध शामिल है। और आखिर में अनप्रिडिक्टेबल US पॉलिटिक्स का खतरा हमेशा बना रहता है। अगली सरकार आने पर MQ-9B ड्रोन डील जैसी बड़ी डील्स का क्या होगा, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो अमेरिका के साथ रिश्ता ताकतवर है, लेकिन चुनौतियों से भरा है। अब एक वैश्विक महाशक्ति से अपने एक सबसे शांत और महत्वपूर्ण पड़ोसी की ओर बढ़ते हैं, भूटान। एक बिल्कुल अलग तरह का रिश्ता। हाँ, प्रधानमंत्री की हालिया यात्रा के दौरान पुनः सांगछू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। ये रिश्ता अमेरिका वाले रिश्ते से कितना अलग है? ये बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ रणनीति या व्यापार का रिश्ता नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव है। लेकिन रणनीतिक तौर पर भारत के लिए भूटान का महत्व शायद अमेरिका से कम नहीं है। कैसे? आप नक्शे पर देखिए। भूटान चीन और भारत जैसी दो बड़ी ताकतों के बीच एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। एक बफर स्टेट। जी, अगर ये बफर ना हो तो हमारी और चीन की सेना आमने सामने खड़ी होगी, खासकर हमारे संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। बिल्कुल। और भूटान की पश्चिमी सीमा पर स्थित डोकलाम इसी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए वाइटल, मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए भूटान एक स्ट्रेटेजिक बफर है। लेकिन इस रिश्ते में भूटान के लिए क्या? बिल्कुल, भूटान के लिए ये साझेदारी उसके आर्थिक विकास की लाइफलाइन है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट्स टू इंडिया जनरेट अबाउट 40% ऑफ भूटान्स रेवेन्यू
and 25% of its gross domestic product. मतलब देश की 1/4 कमाई भारत को बिजली बेचकर हो रही है। जी, इतना ही नहीं, भूटान दुनिया का फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई स्टैंडर्ड्स फॉर इट्स क्यूआर डिप्लॉयमेंट्स है। और रुपे कार्ड भी वहां काम करता है। हाँ, और भारत उसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना का सबसे बड़ा फाइनेंसर रहा है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस शांत रिश्ते में भी अब कुछ बेचैनी है, खासकर जब चीन दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। और ये सबसे बड़ी चुनौती है चीन के तरफ से जियोपॉलिटिकल प्रेशर। चीन भूटान पर अपनी सीमा तय करने के लिए जबरदस्त दबाव बना रहा है और वो एक पैकेज डील ऑफर दे रहा है। पैकेज डील? हाँ, जो बहुत खतरनाक है। चीन कह रहा है कि वो उत्तर में कुछ जमीन के बदले भूटान को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डोकलाम पठार पर अपना दावा छोड़ने के लिए मना ले। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा खतरा होगा। बिल्कुल। इसके अलावा भूटान के अंदर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। अच्छा। वहां एक धारणा बन रही है कि भारतीय सहायता से जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का फाइनेंसिंग मॉडल भी बदल गया है। कैसे बदल गया है? पहले जो ग्रांट लोन रेशियो 60-40 था, वो अब उल्टा हो गया है। मतलब लोन ज्यादा और ग्रांट कम। इससे भूटान पर कर्ज बढ़ रहा है। तो हमने देखा कि G20 में आम सहमति मुश्किल है और द्विपक्षीय रिश्ते, चाहे वो अमेरिका के साथ हों या भूटान के साथ, अपनी अपनी जटिलताओं से भरे हैं। ये हमें सबसे बड़े और सबसे पुराने बहुपक्षीय मंच पर लाता है, यूनाइटेड नेशंस। जी। एक UN80 इनिशिएटिव एक्शन प्लान की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सब मान चुके हैं कि सिस्टम टूट चुका है और उसे ठीक करने की एक आखिरी कोशिश की जा रही है। ये एक आखिरी कोशिश ही है, क्योंकि यूएन की संरचना अब बहुत बहुत पुरानी हो चुकी है। दस्तावेज साफ कहता है, UNSC रिफ्लेक्ट्स पोस्ट WWI जियोपॉलिटिक्स, नॉट 21st सेंचुरी रियलिटीज। सिक्योरिटी काउंसिल में आज भी 1945 के विजेता देश बैठे, और भारत, जो UN पीस कीपिंग में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, उसके लिए कोई स्थायी सीट नहीं है। और जब रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मामलों में कोई एक स्थायी सदस्य अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके पूरी कार्रवाई रोक देता है, तो UN की लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी होती है, साख गिरती है। और इन सब के ऊपर बजट में भी कटौती का अनुमान है। हाँ, 2026 तक 25% की भारी कटौती का। तो प्रॉब्लम तो साफ है। इसका इलाज क्या सोचा गया है? ये UN80 इनिशिएटिव क्या करने वाला है? इसके कुछ की रिफॉर्म एरियाज हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल मर्जर्स। मतलब उन UN एजेंसियों का विलय करना जिनके काम ओवरलैप होते हैं, जैसे UNDP और UNOPS का संभावित विलय। ठीक है। दूसरा, एक न्यू ह्यूमैनिटेरियन कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव है, ताकि आपदा के समय मदद पहुंचाने के लिए सप्लाई चेन्स को बेहतर बनाया जा सके। मूल आइडिया है कि कम पैसों में ज्यादा असरदार काम कैसे किया जाए। स्रोत में UN के लिए एक बहुत ही शानदार उपमा दी गई है। कहा गया है कि UN एक ओल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम की तरह है। हाँ, वो उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है कि उसे 1945 के कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। सोचे 1945 का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर आप आज के ऐप्स चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे AI, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन। तो क्या होगा? पुराना सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश हो रहा है, जो हमें सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो के गतिरोध के रूप में दिखता है। और सिस्टम की बैटरी भी खत्म हो रही है। बिल्कुल, जो फंडिंग में कटौती से जाहिर है। UN80 पहल एक बड़े सिस्टम अपडेट की तरह है, जिसका मकसद फालतू फाइलों को डिलीट करना, सिस्टम के बग्स को ठीक करना और इसे 21वीं सदी के लिए तैयार करना है। तो आज हमने G20 जैसे वैश्विक मंचों की घटती ताकत, भारत के प्रमुख विदेशी संबंधों में जटिल संतुलन और UN जैसे पुराने संस्थानों को बचाने की जद्दोजहद को समझा। हाँ, और ये साफ है कि दुनिया को चलाने के पुराने तरीके अब काम नहीं कर रहे हैं। तो आखिर में क्या विचार छोड़ा जाए? एक विचार, या कह सकते हैं एक सवाल। G20 में आम सहमति की चुनौतियों और UN में वीटो के गतिरोध को देखते हुए क्या वैश्विक समस्याओं को सुलझाने का भविष्य बड़े औपचारिक संस्थानों के बजाय देशों के बीच लचीली और मुद्दे आधारित साझेदारियों में निहित है? शायद जवाब भारत अमेरिका रक्षा संबंध जैसी साझेदारियों में छिपा है, जो किसी बड़ी कमेटी की मंजूरी का इंतजार किए बिना अपने हितों के लिए मिलकर काम कर रही। दुनिया कैसे एक ही समय पर सहयोग भी कर रही है और प्रतिस्पर्धा भी। से शुरुआत करते हैं। इन दस्तावेजों में बताया गया है कि हाल ही में हुई 20वीं समिट में कोलंबोर डिक्लेरेशन ऑन पीस एंड स्टेबिलिटी को अपनाया गया है। सुनने में तो ये बहुत भारी भरकम लगता है,
इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है। इसका असली मकसद है 2024 से 2028 तक के वो प्लान ऑफ एक्शन को लागू करना। और ये प्लान आसियान के 2045 विजन से जुड़ा है। आसान भाषा में, ये देश अगले 2 दशकों के लिए इस क्षेत्र में शांति और आर्थिक विकास का एक तरह से रोड मैप तैयार कर रहे हैं। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। तो ये EAS असल में है क्या? क्या ये UN जैसी कोई संस्था है? दस्तावेजों में इसे अ लीडर्स लेड फोरम फॉर डायलॉग कहा गया है। इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ अफसर नहीं, बल्कि देशों के सबसे बड़े नेता, मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, सीधे एक दूसरे से बात करते हैं। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब राष्ट्राध्यक्ष सीधे बात करते हैं तो फैसले ज्यादा तेजी से हो सकते हैं और उनका वजन भी ज्यादा होता है। इसकी शुरुआत 2005 में मलेशिया के कुआलालंपुर में हुई की, और इसकी सदस्य सूची देखिए, 10 आसियान देश और उनके साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और रूस। यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है। इस लिस्ट में अमेरिका, चीन और रूस तीनों एक ही टेबल पर हैं। आज के जियोपॉलिटिकल माहौल में, जहां इन तीनों के बीच इतना तनाव है, क्या ऐसे मंच पर वाकई कोई सार्थक बातचीत हो पाती है, या ये सिर्फ एक दूसरे पर निशाना साधने का एक और प्लेटफॉर्म बनकर रह गया है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, औपचारिक तौर पर तो सहयोग की बातें होती हैं, लेकिन असल में ये मंच बैक चैनल डिप्लोमेसी के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। जब तनाव चरम पर हो तो ऐसे ही किसी समिट के किनारे पर 2 देशों के नेता अनौपचारिक रूप से मिल लेते हैं। तो भले ही मंच से कोई बड़ा साझा बयान न आए, लेकिन पर्दे के पीछे तनाव कम करने की कोशिशें यहीं होती हैं। और भारत के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है, जो इंडो पैसिफिक में भारत की केंद्रीय भूमिका को दिखाता है। चलिए इसी तरह के एक और बड़े आर्थिक मंच की बात करते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी एपेक। हाल ही में इसकी समिट दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू शहर में हुई। यह EAS से कैसे अलग है? एपेक का फोकस पूरी तरह से इकोनॉमी पर है। इसका एक ही लक्ष्य है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार और निवेश को खुला और आसान बनाना। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसमें 21 सदस्य हैं। दिलचस्प बात यह है कि एपेक उन्हें देश नहीं बल्कि इकोनॉमीज यानी अर्थव्यवस्थाएं कहता है, अलग देश नहीं मानता। तो अर्थव्यवस्थाएं शब्द का इस्तेमाल करके इस राजनीतिक विवाद से एक तरह से बचा जाता है। ये दिखाता है कि एपेक कितना ज्यादा व्यापार पर केंद्रित है। इसमें अमेरिका, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। तो फिर भारत इसका सदस्य क्यों नहीं है? ये बात थोड़ी हैरान करती है, क्योंकि भारत एशिया की इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि भारत सदस्य नहीं, सिर्फ एक पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर है। बिल्कुल। भारत ने कई साल पहले सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन एपेक ने नए सदस्यों को शामिल करने पर एक तरह से रोक लगा रखी है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ सदस्यों को लगता है कि भारत ने अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था को उतना नहीं खोला है जितना एपेक के मानक है। वहीं कुछ का मानना है कि नए सदस्य को शामिल करने से समूह के अंदर का शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। तो हाँ, ये एक जटिल मुद्दा है। तो एक तरफ EAS और एपेक जैसे बड़े, पुराने और कुछ हद तक कह सकते हैं धीमे संगठन है, और दूसरी तरफ अब हमें कुछ छोटे, ज्यादा फुर्तीले और खास मकसद वाले ग्रुप भी बनते दिख रहे हैं। ऐसा ही एक नया ग्रुप है ACIT, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। हाँ, ये एक बहुत ही ताज़ा डेवलपमेंट है। G20 समिट के दौरान भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने इस ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क की घोषणा की। इसका नाम ही इसका मकसद बताता है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। ये क्वाड जैसे सुरक्षा केंद्रित समूहों से बिल्कुल अलग है। इसका पूरा जोर भविष्य की टेक्नोलॉजी पर है। और इन दस्तावेजों में उन टेक्नोलॉजीज का जिक्र भी है, क्लीन एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल से जुड़ी सप्लाई चेन को मजबूत करना। ये दोनों ही आज के दौर के सबसे हॉट टॉपिक हैं। इसे ऐसे समझिए, आज इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर स्मार्टफोन तक हर चीज में लिथियम, कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स लगते हैं, और इन मिनरल्स की सप्लाई पर कुछ ही देशों, खासकर चीन का दबदबा है। ACIT जैसे ग्रुप बनाकर ये तीनों लोकतांत्रिक देश अपनी सप्लाई चेन को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना चाहते हैं।
ये सीधे सीधे चीन के दबदबे को बिना उसका नाम लिए चुनौती देने की एक कोशिश है। और इसमें सिर्फ मिनरल्स ही नहीं, एआई का भी जिक्र है। तीनों देश मिलकर एआई के विकास और उसे अपनाने में तेजी लाने के तरीके खोजेंगे। ये दिखाता है कि कूटनीति अब सिर्फ सीमाओं और सेनाओं तक सीमित नहीं रही। असली लड़ाई अब टेक्नोलॉजी के मैदान में लड़ी जा रही है। और टेक्नोलॉजी की इस लड़ाई में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो रहा है, जो हमें अगले टॉपिक पर लाता है। एपेक की बैठक के दौरान चीन ने एक वैश्विक संस्था का प्रस्ताव रखा है, वाईको, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट, चीन एआई को गवर्न करने के लिए एक ग्लोबल बॉडी बनाना चाहता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि चीन अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए उसके नियम बनाना चाहता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही चीन का रणनीतिक उद्देश्य है। वो एआई गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल दुनिया के सामने रखना चाहता है जो अमेरिका और पश्चिम के मॉडल का एक विकल्प हो। चीन की ग्लोबल एआई गवर्नेंस इनिशिएटिव के जो सिद्धांत हैं, जैसे ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन, डेटा सॉवरेनिटी और एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ डेटा सॉवरेनिटी जैसे शब्द का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि हर देश का अपने नागरिकों के डेटा पर पूरा अधिकार होगा, या इसका मतलब चीन की तरह सरकार का डेटा पर पूरा नियंत्रण होगा? यहीं पर मतलब विचारधारा की लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल। पश्चिम के लिए डेटा सोवरेनिटी का मतलब यूजर की प्राइवेसी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो सकता है, जबकि चीन के मॉडल में इसका मतलब राष्ट्र की सुरक्षा और सरकार का नियंत्रण है। वाईको के जरिए चीन इसी मॉडल को वैश्विक मानक बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल की लड़ाई नहीं है, ये भविष्य के डिजिटल समाज की आत्मा को लेकर एक वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ खुला लोकतांत्रिक पश्चिमी मॉडल है और दूसरी तरफ चीन का अधिक नियंत्रित राज्य केंद्रित मॉडल। तो ये साफ तौर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। चलिए मध्य पूर्व चलते हैं, जहां सहयोग का एक अलग ही मॉडल देखने को मिल रहा है, अब्राहम अकॉर्ड्स। हाल ही में एक खबर आई कि कजाकिस्तान भी इन समझौतों का हिस्सा बनेगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। पहले समझते हैं कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स हैं क्या। 2020 में शुरू हुए इन समझौतों का मकसद था इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी को खत्म करके सामान्य रिश्ते बनाना, मतलब राजनैतिक, व्यापारिक और सुरक्षा संबंध स्थापित करना। और इसका नाम अब्राहम भी बहुत सोच समझ कर रखा गया है, क्योंकि पैगंबर अब्राहम को यहूदी और अरब दोनों ही अपना पूर्वज मानते हैं। ये एक साझा विरासत का प्रतीक है। बिल्कुल। इसकी शुरुआत यूएई, बहरीन और मोरक्को के साथ हुई थी, लेकिन कजाकिस्तान का इसमें शामिल होना इस समझौते को एक नया आयाम देता है। क्यों? क्योंकि कजाकिस्तान कोई अरब देश नहीं है, यह एक मुस्लिम बहुल मध्य एशियाई देश है। तो ये सिर्फ एक और देश का जुड़ना नहीं है, ये इस समझौते का अरब इजराइल सुलह से आगे बढ़कर मुस्लिम इजराइल सुलह की तरफ जाने का एक बड़ा संकेत है। मध्य एशिया तक इसकी पहुंच इसे एक बिल्कुल नया भू राजनीतिक आयाम देती है। ये दिखाता है कि ये मॉडल मध्य पूर्व से बाहर भी सफल हो सकता है। और ये इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी बदल रहा है, जहां ईरान और तुर्की जैसे देश इस समझौते को शक की नजर से देखते हैं। ये सहयोग का एक ऐसा मॉडल है जो पुराने समीकरणों को तोड़ रहा है और नए बना रहा है। सहयोग का एक और जरूरी क्षेत्र है पर्यावरण, खासकर पानी। यहाँ एक बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है जिसने यूएन के वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन किया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्र के लिए, जहां तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी कई नदियां देशों की सीमाओं को पार करती हैं और अक्सर विवाद का कारण बनती हैं। ये कन्वेंशन, जिसे हेलसिंकी में 1992 में अपनाया गया था, साझा जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। और सबसे जरूरी बात यह कि ये लीगली बाइंडिंग है, यानी कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए दो देश एक ही नदी साझा करते हैं, तो इस कन्वेंशन के तहत उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी? इसके दो मूल सिद्धांत हैं। पहला, रीजनेबल एंड इक्विटेबल यूज, यानी कोई भी देश जो नदी के बहाव में ऊपर है वो पानी का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता कि नीचे वाले देश को उसके वाजिब हिस्से से वंचित होना पड़े। दूसरा सिद्धांत है नो सिग्निफिकेंट हार्म, यानी ऊपर वाला देश ऐसा कुछ नहीं कर सकता, जैसे नदी में प्रदूषण फैलाना, जिससे नीचे वाले देश को बड़ा नुकसान हो। इसे अगर भारत बांग्लादेश के संदर्भ में देखें तो तीस्ता नदी के पानी को लेकर दोनों देशों में सालों से विवाद है।
बांग्लादेश की इस कदम का उस पर क्या असर पड़ेगा? ये एक बहुत सकारात्मक असर डाल सकता है। अब बांग्लादेश के पास एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मंच है जहां वो अपनी बात और मजबूती से रख सकता है। ये कन्वेंशन दोनों देशों को एक साझा नदी आयोग बनाने और डेटा साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये विवाद को सुलझाने के लिए एक तरफा दावों की बजाय बातचीत और सहयोग का रास्ता खोलता है। यह बांग्लादेश के लिए तीस्ता जैसे मामलों में एक बड़ा कूटनीतिक हथियार साबित हो सकता है। तो हमने सहयोग के कई रूप देखे, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय। लेकिन अंत में एक ऐसी घटना पर नजर डालते हैं जो हमें फिर से प्रतिस्पर्धा और शक्ति प्रदर्शन की याद दिलाती है। हाल ही में अमेरिका के लड़ाकू विमानों और मिसाइल विध्वंसकों ने कैरेबियन में अनेगाडा पैसेज को पार किया। हाँ, ये ऑपरेशन सदर्न स्पीयर का हिस्सा था, जो उस इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाया जा रहा है। लेकिन इसकी लोकेशन इसे बहुत स्ट्रेटेजिक बना देती है। अनेगाडा पैसेज अटलांटिक महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ने वाला एक अहम समुद्री चैनल है। इसे एक चोक पॉइंट भी कहा जाता है। आम श्रोताओं के लिए इसका क्या मतलब है? चोक पॉइंट का मतलब है एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता जहां से बहुत ज्यादा जहाजी ट्रैफिक गुजरता है। इसे आप एक शहर के सबसे व्यस्त हाईवे इंटरचेंज की तरह समझ सकते हैं। अगर वहां कोई गड़बड़ हो जाए या कोई उसे ब्लॉक कर दे तो पूरे इलाके का ट्रैफिक और व्यापार ठप पड़ सकता है। पनामा नहर, सुएज नहर, ये सब दुनिया के मशहूर चोक पॉइंट्स हैं। अनेगाडा पैसेज भी कैरेबियन क्षेत्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका का यहाँ सैन्य अभ्यास करना सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, ये इस क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाने और ये संदेश देने का भी एक तरीका है कि ये रणनीतिक रास्ता उसके नियंत्रण में है, खासकर तब जब चीन जैसे देश भी कैरेबियन में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये अमेरिका के अपने बैकयार्ड में शक्ति प्रदर्शन का एक क्लासिक उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि सहयोग की सारी बातों के बावजूद हार्ड पावर और रणनीतिक ठिकानों पर नियंत्रण आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक हकीकत है। तो आज की ये पड़ताल हमें एक बहुत ही जटिल वैश्विक तस्वीर दिखाती है। एक तरफ ES, अब्राहम अकॉर्ड्स और वाटर कन्वेंशन जैसे उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि देश साझा चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ACIT जैसी नई पार्टनरशिप्स है जो पुराने दोस्तों को और करीब ला रही हैं। तो वहीं WAICO जैसा प्रस्ताव है जो दुनिया को टेक्नोलॉजी के नियमों पर दो खेमों में बांटने का दम रखता है। और अनेगाडा पैसेज जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि सैन्य शक्ति का प्रदर्शन अभी भी कूटनीति का एक अहम हिस्सा है। ये सब कुछ एक ही समय पर हो रहा है, जुड़ाव भी और बिखराव भी, सहयोग की कोशिशें भी और अपने अपने हितों को सुरक्षित करने की होड़ भी। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि वैश्विक समस्याओं जैसे क्लाइमेट चेंज, महामारी या AI गवर्नेंस को सुलझाने के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी है। लेकिन साथ ही देश छोटे छोटे अपने जैसे विचारों वाले देशों के ग्रुप बना रहे हैं या एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या भविष्य बड़े समावेशी वैश्विक संगठनों का है या फिर छोटी, ज्यादा लचीली और विचारधारा पर आधारित साझेदारियों का, या फिर हमें इन दोनों के बीच एक असंतुलित और तनावपूर्ण कोएग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा? बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से, एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी है। लेकिन सवाल ये है कि हमें अचानक इस मिशन की जरूरत क्यों पड़ गई? स्रोत में दिए गए आंकड़े इसका जवाब देते हैं। हाँ, और आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। एक तरफ निर्यात क्षेत्र हमारी GDP का लगभग 21% हिस्सा है और 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। 4.5 करोड़, ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी बात, हमारे कुल निर्यात का 45% हिस्सा MSMEs यानी छोटे और मंझोले उद्योग देते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि पूरी दुनिया के वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी महज 2.5% है। सिर्फ 2.5%? यह आंकड़ा थोड़ा चौंकाता है। मतलब हम अपनी अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात पर इतना निर्भर हैं, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर हमारी मौजूदगी काफी कम है। तो क्या यह मिशन इसी 2.5% को बढ़ाने के लिए है? इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बिल्कुल, मिशन का लक्ष्य इसी खाई को पाटना है। स्रोत के मुताबिक इसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, MSMEs को सस्ता और आसान ट्रेड फाइनेंस मुहैया कराना। दूसरा, कंप्लायंस और सर्टिफिकेशन में मदद देकर उन्हें निर्यात के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना।
तीसरा, भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खोजना और उनकी ब्रांडिंग सुधारना। और चौथा उद्देश्य जो मुझे काफी महत्वपूर्ण लगा वो है बूस्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? क्या हम सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज से आगे देख रहे हैं? सही पकड़ा आपने। अब तक हमारा निर्यात कुछ खास शहरों और सेक्टरों तक ही सीमित रहा है। इस मिशन की कोशिश है कि देश के छोटे छोटे जिले भी ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बने। स्रोत की एक लाइन इसे साफ करती है, इवन स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स विल नाउ कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल ट्रेड। अच्छा। कल्पना कीजिए कि अब निर्यात का फायदा सिर्फ सूरत या लुधियाना जैसे बड़े केंद्रों तक सीमित नहीं रहेगा। ये तो एक बड़ा बदलाव है सोच में, और इसके लिए सरकार ने एक बड़ा बजट भी रखा है, 25,060 करोड़ रुपए, वो भी अगले 6 सालों के लिए। लेकिन क्या सिर्फ पैसा देना काफी होगा? नहीं, और इसीलिए इस मिशन की बनावट खास है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला है निर्यात प्रोत्साहन, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, और दूसरा है निर्यात दिशा, जो कि नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट है। यानी इसमें ट्रेनिंग, ब्रांडिंग और लॉजिस्टिक्स जैसी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। अच्छा। स्रोत के मुताबिक यहां फोकस है डुअल सपोर्ट पर, पैसा भी और दिमाग भी। तो सोच सिर्फ पैसा देने की नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाने की भी है। पैसा भी और दिमाग भी, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या ये रकम उन चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी है जिनका जिक्र स्रोत में है, खासकर इंटरनेशनल हर्डल्स? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, चैलेंजेस छोटे नहीं हैं। एक तो हैं लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस, जैसे रेड सी रूट में जो अशांति है, हाँ। उससे माल भेजने में देरी और लागत दोनों बढ़ जाती है। जी। लेकिन उससे भी बड़ी हैं इंटरनेशनल कंस्ट्रेंट्स। स्रोत में साफ लिखा है कि हमें चीनी उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती है, जिनकी उत्पादन लागत हमसे कम है। और दूसरा बड़ा मुद्दा जो स्रोत में उठाया गया है वो है बढ़ता हुआ वैश्विक संरक्षणवाद। इसका एक बहुत तीखा उदाहरण दिया गया है, मैं सीधे स्रोत से पढ़ती हूँ। US imposed a steep 50% tariff on Indian goods, significantly reducing India's exports to the US, which is India's largest export destination. ये तो बहुत बड़ा झटका है। मतलब जब आपका सबसे बड़ा खरीदार ही आप पर 50% का टैक्स लगा दे, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल, और इसीलिए ये मिशन सिर्फ पैसा नहीं दे रहा, बल्कि हमारी बुनियाद मजबूत कर रहा है। इसका मकसद हमें इतना मजबूत बनाना है कि हम सिर्फ अमेरिका जैसे 1-2 बाजारों पर निर्भर न रहें। अच्छा। और इसी मिशन में क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स यानी CGSE भी शामिल है। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा। कोलैटरल फ्री यानी बिना किसी गारंटी के लोन। पर क्या सिर्फ कर्ज दे देना काफी है? कई बार छोटे उद्योगों को बाजार की समझ या सही टेक्नोलॉजी की ज्यादा जरूरत होती है ना कि सिर्फ पैसे की। आपकी बात सही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ज्यादातर छोटे निर्यातकों के पास बैंक में गारंटी रखने के लिए बड़ी संपत्ति नहीं होती। इस वजह से उनका काम रुक जाता है। स्रोत की एक लाइन इसकी अहमियत बताती है। इसका मतलब यह है कि लिक्विडिटी विल नो लॉन्गर बी अ हर्डल फॉर MSMEs। अच्छा। ये पहला और सबसे बड़ा रोड़ा हटाता है। एक बार पैसे की चिंता दूर हो, तब वे निर्यात दिशा के तहत मिलने वाली ट्रेनिंग और बाजार की समझ पर ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, तो हम अपने छोटे उद्योगों को निर्यात के लिए पैसा और सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये उद्योग बना क्या रहे हैं? क्या हमारे उत्पाद दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार है? और यहीं पर हमारी दूसरी कहानी शुरू होती है, मैन्युफैक्चरिंग। एकदम सही कनेक्शन है। बिना मजबूत मैन्युफैक्चरिंग के आप निर्यात में आगे नहीं बढ़ सकते। स्रोत के आंकड़े यहां भी एक मिलीजुली तस्वीर दिखाते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर GDP का 17% है और दुनिया के कुल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 3% के आसपास है। लेकिन इसमें कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये दिखाता है कि हम में क्षमता है। लेकिन 17% का GDP योगदान उस देश के लिए काफी नहीं है जिसे हर साल लाखों रोजगार पैदा करने हैं। हम लंबे समय से एक सर्विस लेड इकोनॉमी रहे हैं, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना जरूरी है। और इसी बदलाव के लिए नीति आयोग ने एक 10 वर्षीय रोड मैप जारी किया है। हाँ, री-इमेजिनिंग मैन्युफैक्चरिंग, इंडियाज रोड मैप टू ग्लोबल लीडरशिप इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल। इस रोड मैप में कोर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इनेबलर्स की बात की गई है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और डिजिटल ट्विन्स जैसे शब्द हैं। डिजिटल ट्विन, ये क्या होता है? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। आप इसे ऐसे समझिए कि डिजिटल ट्विन का मतलब है किसी असली फैक्ट्री का एक वीडियो गेम जैसा 3D मॉडल बनाना। ओके। आप उस कंप्यूटर मॉडल में कोई भी बदलाव करके, जैसे एक नई मशीन लगाकर
ये देख सकते हैं कि असली फैक्ट्री पर क्या असर होगा, वो भी बिना एक भी पेच कसे। वाओ! इससे गलतियों, समय और पैसे की भारी बचत होती है। स्रोत कहता है कि यहाँ फोकस है मॉडर्न टेक को फैक्ट्री फ्लोर पर लाने का। मतलब ऐसी फैक्ट्रियां बनाना जो ज्यादा कुशल, सटीक और सुरक्षित हों। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ ज्यादा सामान बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर और स्मार्ट तरीके से बनाने के बारे में है। स्रोत में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भी बात है। बिल्कुल। कोविड-19 ने हमें आईना दिखा दिया था। हम दवाओं के लिए जरूरी कच्चे माल, मतलब APIs, मेडिकल उपकरण और सेमीकंडक्टर्स के लिए दूसरे देशों पर कितना निर्भर थे। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल समय था। एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस हमें आत्मनिर्भर बनाता है। साथ ही ये विकास को Tier 2 और Tier 3 शहरों तक ले जाता है, जिससे महानगरों पर दबाव कम होता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर क्षमता इतनी है और ज़रूरत भी, तो हम पीछे कहाँ रह जा रहे हैं? स्रोत में कुछ बड़ी चुनौतियों का भी जिक्र है, खासकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D में निवेश को लेकर। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। स्रोत बताता है कि भारत R&D पर अपनी GDP का सिर्फ 0.64% खर्च करता है। सिर्फ 0.64%? हाँ, जबकि चीन लगभग 2.5% खर्च करता है। ये जमीन आसमान का फर्क है। इसके अलावा हमारी लो लेबर प्रोडक्टिविटी भी एक समस्या है, जिसमें हमारी वैश्विक रैंक 133वीं है। 133? और स्रोत में नीति आयोग की एक चेतावनी भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। Inadequate adoption of these technologies could result in a reduction of India's share of global manufacturing to 2.5% by 2035. मतलब अगर हमने ये नई तकनीक नहीं अपनाई तो हम 3% से घटकर 2.5% पर आ जाएंगे। आगे बढ़ने की बजाय और पीछे हो जाएंगे। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाता है। ये R&D में निवेश इतना कम क्यों है? इसका एक सिरा इस बात से जुड़ता है कि देश में जो पैसा है, जो पूंजी है, वो कहाँ जा रही है? क्या वो इनोवेशन और नई फैक्ट्रियां लगाने में लग रही है या कहीं और जमा हो रही है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। पैसा कहाँ जा रहा है और किसके पास जा रहा है? ये हमें हमारी तीसरी और सबसे संवेदनशील कहानी की ओर ले जाता है। आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हम स्मार्ट फैक्ट्रियां बनाने और दुनिया को सामान बेचने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस पूरी तरक्की का फायदा किसे मिल रहा है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के आंकड़े काफी गंभीर हैं। गंभीर कहना भी शायद कम होगा। ये रिपोर्ट एक डरावनी तस्वीर दिखाती है। वैश्विक स्तर पर दुनिया की टॉप 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 75% हिस्सा है। 75%? जबकि सबसे नीचे की 50% आबादी के पास सिर्फ 2% है। और भारत की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है। स्रोत के अनुसार भारत के शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का लगभग 40% है और देश की कुल कमाई का 58% हिस्सा टॉप 10% लोगों की जेब में जाता है। इसका सीधा मतलब यही है कि आर्थिक विकास का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा। सही कहा, विकास हो रहा है, लेकिन वो कुछ ही जगहों पर केंद्रित होता जा रहा है। पर इस रिपोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि यह असमानता को सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ती है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। क्लाइमेट इनइक्वालिटी, ये क्या है? आमतौर पे हम अमीरी, गरीबी और प्रदूषण को अलग-अलग मुद्दों की तरह देखते हैं, पर ये जुड़े हुए हैं। मैं स्रोत से एक आंकड़ा पढ़ता हूं जो इस कनेक्शन को साफ कर देगा। Poorest half of global population accounts for a mere 3% of private capital related carbon emissions, while the wealthiest 10% are responsible for approximately 77% of these emissions. 77%? मतलब दुनिया के सबसे अमीर 10% लोग 77% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं और सबसे गरीब 50% लोग सिर्फ 3% के लिए। बिल्कुल, इसे ही क्लाइमेट इनजस्टिस कहते हैं। सोचिए, एक तरफ दिल्ली में कोई अमीर अपने घर में कई एसी चलाकर कार्बन उत्सर्जन कर रहा है और दूसरी तरफ शायद उत्तराखंड का कोई गरीब किसान उसी वजह से हो रहे मौसम के बदलाव से अपनी फसल और घर खो रहा है। प्रदूषण कोई और कर रहा है और कीमत कोई और चुका रहा है। ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण है। रिपोर्ट में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है, सिस्टेमिक ग्लोबल फाइनेंशियल इनइक्वालिटी और एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज। ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है। इसे एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज यानी असाधारण विशेषाधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा फायदा है जो सिर्फ कुछ अमीर देशों को मिला हुआ है। सोचिए,
जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो वे बहुत कम ब्याज पर दुनिया से कर्ज उठा सकते हैं, लेकिन जब वही पैसा विकासशील देशों में निवेश होता है तो वे उससे कहीं ज्यादा रिटर्न कमाते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पैसा स्वाभाविक रूप से गरीब से अमीर देशों की तरफ बहता है। स्रोत के मुताबिक हर साल लगभग 1% ऑफ ग्लोबल जीडीपी फ्लोइंग एनुअली फ्रॉम पुअरर टू रिचर नेशंस। ये तो बहुत बड़ी रकम है। और स्रोत कहता है कि ये रकम पूरी दुनिया की विकास सहायता मतलब डेवलपमेंट एड से लगभग 3 गुना ज्यादा है। मतलब एक हाथ से मदद दो और दूसरे हाथ से सिस्टम के जरिए उसे 3 गुना ज्यादा वापस ले लो। यही इस सिस्टम की विडंबना है। और इतनी ज्यादा असमानता के परिणाम सिर्फ नैतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी होते हैं। स्रोत में बताया गया है कि ये इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी पैदा करता है। जब एक बड़ी आबादी को अच्छी सेहत और शिक्षा नहीं मिलती तो देश की कुल उत्पादकता कम हो जाती है। ये इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी ट्रैप्स बनाता है, यानी गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और सबसे खतरनाक, ये लोकतंत्र में लोगों के भरोसे को कम करता है। लेकिन स्रोत के अंत में कुछ सकारात्मक आंकड़े भी दिए गए हैं। वर्ल्ड बैंक का हवाला देते हुए कहा गया है कि जीनी इंडेक्स ऑफ 25.5 के साथ भारत आय असमानता में दुनिया में चौथे स्थान पर है। और ये भी कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी 2022-23 में घटकर 2.3% रह गई है। हाँ, और ये दिखाता है कि पीएम जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं काम कर रही हैं और लोगों तक कुछ राहत पहुंचा रही हैं। जीनी इंडेक्स असमानता को मापता है, जहां 0 का मतलब है पूरी समानता। तो 25.5 का स्कोर एक अच्छी बात है, लेकिन यह आय की समानता है, संपत्ति की नहीं, जिसमें अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। तो ये योजनाएं एक तरह का सेफ्टी नेट है। बिल्कुल, ये जरूरी है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। स्थायी समाधान तभी मिलेगा जब लोगों को सिर्फ योजनाओं पर निर्भर न रहना पड़े, बल्कि उन्हें अच्छे रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास के मौके मिले। आज हम भारत के श्रम कानूनों की दुनिया में हुए एक जबरदस्त बदलाव पर बात करने वाले हैं। सोचिए, एक बहुत पुराने बड़े से घर की बिजली की वायरिंग, जिसमें दशकों से तारें जोड़ी और हटाई जा रही हैं, उलझी हुई हैं, कहीं स्पार्किंग हो रही है, और कोई आकर कहे कि हम इस पूरे झंझाल को हटाकर एक नया साफ सुथरा मॉडर्न सर्किट सिस्टम लगा रहे हैं। भारत के श्रम कानूनों के साथ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी रीवायरिंग की पूरी ब्लूप्रिंट की तरह हैं। मतलब पहले जहां 29 से ज्यादा अलग अलग कानून थे, अब उन्हें समेटकर 4 मुख्य कोड्स में बदल दिया गया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो आज हमारा मकसद इन्हीं स्रोतों की मदद से इसी बड़ी तस्वीर को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी रीवायरिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। इन 4 नए सर्किट ब्रेकर्स यानी कोड्स के अंदर असल में है क्या? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या भारत अपने करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक नया बेहतर सुरक्षा कवच बना रहा है, या इस प्रक्रिया में अनजाने में पुराने कवच को भी हटा रहा है? चलिए इस पर गहराई से पड़ताल करते हैं। और पड़ताल की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जहां से किसी भी बड़े बदलाव की होती है। यानी ये सवाल पूछकर कि आखिर ये सब करने की नौबत ही क्यों आई? ऐसा क्या था पुराने सिस्टम में जो काम नहीं कर रहा था? मेरा भी यही सवाल है। दशकों से जो कानून चले आ रहे थे, उन्हें बदलने का इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया? देखिए, स्रोत इसके 4 मुख्य कारण बताते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण था कानूनों का मकड़जाल। आप सोचिए, एक फैक्ट्री मालिक को लगभग 29 अलग अलग केंद्रीय कानूनों और 100 से ज्यादा राज्य के कानूनों का पालन करना पड़ता था। दूसरा, राष्ट्रीय श्रम आयोग यानी सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने भी अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेबर लॉज एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा था कि इन्हें मिलाकर 4-5 कोड्स बना देने चाहिए। अच्छा, तो मतलब सिर्फ कानूनों का पालन करना ही अपने आप में एक पूरा काम बन गया था, एक सिरदर्द? बिल्कुल, ये तो था सरलीकरण का एंगल। दूसरा कारण था इन कानूनों का पुराना पड़ जाना। कई कानून तो आज़ादी से भी पहले के थे। जैसे एक स्रोत में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का उदाहरण दिया गया है। ये कानून सिर्फ उन कर्मचारियों पर लागू होता था जिनकी महीने की आय 24,000 रुपए से कम थी। 24,000? आज के जमाने में तो ये इतने बदल गए हैं। ये कानून पूरी तरह से आउटडेटेड या अप्रासंगिक हो चुका था। ये तो बहुत अहम बात है। लेकिन इन कानूनों के दायरे से बाहर भी तो एक बहुत बड़ी आबादी काम कर रही थी।
मेरा मतलब है असंगठित क्षेत्र से। और यही तीसरा और शायद सबसे जरूरी कारण है। स्रोत इसे यूनिवर्सल कवरेज गैप कहते हैं, यानी सुरक्षा कवच में एक बहुत बड़ा छेद। आंकड़े बताते हैं कि भारत के लगभग 90% कर्मचारी असंगठित क्षेत्र में हैं। दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, खेती और मजदूर। ये लोग पारंपरिक रूप से सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण के दायरे से लगभग पूरी तरह बाहर थे। इन कोड्स का एक बड़ा वादा इस 90% आबादी को सुरक्षा के दायरे में लाने का है। और चौथा कारण वो आज की नई अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, जिसे हम गिग इकोनॉमी कहते हैं। स्विगी जैसी कंपनियों के लिए काम करने वाले लाखों लोग, जिन्हें हम गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर कहते हैं, वो किसी भी पुराने कानून में फिट नहीं बैठते थे। नीति आयोग का एक आंकड़ा है कि 2020-21 में लगभग 77 लाख लोग गिग इकोनॉमी में काम कर रहे थे। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे कानून अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो ये तो हुई जरूरत की बात, लेकिन क्या हमारा संविधान मजदूरों के अधिकारों की बात करता है? क्या ये नए कोड्स उन संवैधानिक सिद्धांतों पर खरे उतरते हैं? हाँ, श्रम कानूनों की नींव हमारे संविधान में ही है। पहली बात तो ये कि लेबर यानी श्रम संविधान की समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इस पर कानून बना सकती हैं, और इसी वजह से हमें केंद्र और राज्यों के बीच कभी-कभी तनाव भी देखने को मिलता है। और मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसका जिक्र है। बहुत साफ तौर पर संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 42 कहता है कि काम करने की जगह पर माहौल फेयर एंड ह्यूमेन यानी उचित और मानवीय होना चाहिए। आर्टिकल 43 में तो लिविंग वेज यानी जीवन यापन योग्य वेतन देने की बात है, और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 के तहत यूनियन बनाने का अधिकार और आर्टिकल 23 के तहत जबरदस्ती काम करवाने या बंधुआ मजदूरी पर पूरी तरह रोक है। तो ये कोड्स इन्हीं सिद्धांतों को जमीन पर उतारने का दावा करते हैं। तो चलिए अब इन दावों की पड़ताल करते हैं और एक एक करके इन 4 कोड्स को समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हर कर्मचारी के लिए सबसे जरूरी है, वेतन, यानी द कोड ऑन वेजेस 2019। वेतन संहिता या कोड ऑन वेजेस का मुख्य लक्ष्य है सभी के लिए वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करना और नियमों को आसान बनाना। इसका सबसे बड़ा आप कह सकते हैं क्रांतिकारी प्रावधान है यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस का। यूनिवर्सल मतलब संगठित और असंगठित दोनों? जी हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि अब न्यूनतम वेतन का कानूनी अधिकार संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के हर कर्मचारी को मिलेगा, चाहे वो किसी भी उद्योग में काम करता हो। पहले ऐसा नहीं था। और इसमें एक फ्लोर वेज की भी बात है, ये क्या है? ये एक बहुत दिलचस्प प्रावधान है। इसके तहत केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक न्यूनतम वेतन की आधार दर यानी फ्लोर वेज तय करेगी। अब कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में न्यूनतम वेतन इस फ्लोर वेज से कम तय नहीं कर सकती। ये एक तरह की राष्ट्रीय बेसलाइन है जिससे नीचे कोई नहीं जा सकता। लेकिन इससे तो राज्यों के अधिकारों का हनन हो सकता है। यहीं पर वो फेडरल राइट्स वाला मुद्दा आता है ना? बिल्कुल, यही इसकी एक मुख्य चिंता है। श्रम क्योंकि समवर्ती सूची में है, तो राज्यों को अपने हिसाब से न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार रहा है। आलोचकों का कहना है कि केंद्र द्वारा एक फ्लोर वेज तय कर देने से राज्यों की ये स्वायत्तता कम हो जाती है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इसका मकसद राज्यों के बीच वेतन की असमानता को कम करना है। तो वेजेस कोड ये तय करता है कि कर्मचारी को पैसा कितना और कैसे मिलेगा, लेकिन पैसा मिलने के लिए नौकरी का होना और बने रहना भी जरूरी है। और यहीं पर शायद सबसे ज्यादा बहस वाला कोड आता है, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, मतलब औद्योगिक संबंध संहिता। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। ये सबसे ज्यादा विवादास्पद कोड है क्योंकि ये सीधे सीधे हायरिंग, फायरिंग और ट्रेड यूनियनों की ताकत से जुड़ा है। इसमें एक बहुत बदलाव ये है कि अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को छंटनी करने या फैक्ट्री बंद करने के लिए सरकार से पहले मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। पहले ये सीमा 100 कर्मचारियों की थी। 300। यहीं पर तो हायर एंड फायर वाली बहस शुरू होती है। कहा जा रहा है कि इससे कंपनियों को मनमाने ढंग से कर्मचारियों को निकालने की छूट मिल जाएगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव दिखता है। पहले कानून का मकसद था कर्मचारी को नौकरी में स्थायित्व देना। अब 300 की सीमा बढ़ाकर जोर व्यापार करने में आसानी या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर दिया जा रहा है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या हम स्थायित्व की कीमत पर लचीलापन खरीद रहे हैं, और क्या ये एक अच्छा सौदा है?
लेकिन सरकार का पक्ष ये है कि इससे कंपनियां ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखने से डरेंगी नहीं, क्योंकि उन्हें पता होगा कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी वर्कफोर्स को एडजस्ट कर सकती हैं। यही इसका दूसरा पहलू है। समर्थकों का कहना है कि 100 की सख्त सीमा की वजह से कंपनियां जानबूझकर अपने कर्मचारियों की संख्या 99 पर ही रखती थीं ताकि वो कानून के दायरे में ना आए। उनका तर्क है कि इस बदलाव से रोजगार बढ़ेगा। इसी कोड में एक रीस्किलिंग फंड का भी प्रावधान है, जिसमें कंपनी को निकाले गए कर्मचारी के 15 दिन का वेतन इस फंड में डालना होगा। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या 15 दिन की सैलरी आज के दौर में किसी को नई स्किल सिखाने के लिए काफी है? ये एक सांकेतिक कदम ज्यादा लगता है। ये एक जायज सवाल है। और एक और प्रावधान जिस पर बहुत बहस है वो है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी एक निश्चित अवधि के लिए रोजगार। अब कंपनियां लोगों को सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर रख सकती हैं, चाहे काम स्थायी प्रकृति का ही क्यों ना हो। एक मिनट, ये फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वाली बात मुझे थोड़ी खटक रही है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि कंपनियां परमानेंट नौकरी देने के बजाय लोगों को बस 1-1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखती रहेंगी? इससे तो नौकरी की सुरक्षा ही खत्म हो जाएगी और एक स्थायी अस्थायीपन या परमानेंट टेम्परेरीनेस की स्थिति बन जाएगी। हाँ, यही डर है। हालांकि कोड ये कहता है कि फिक्स टर्म कर्मचारी को भी स्थायी कर्मचारी की तरह वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन नौकरी के नवीनीकरण की अनिश्चितता की तलवार हमेशा लटकी रहेगी। इसी तरह ट्रेड यूनियन को मान्यता के लिए 51% सदस्यों के समर्थन की शर्त को लेकर भी चिंता है। जानकारों का मानना है कि इससे मजदूरों की एक साथ मिलकर अपनी बात रखने की यानी सौदेबाजी करने की ताकत कमजोर पड़ सकती है। तो एक तरफ रोजगार बढ़ाने का दावा है तो दूसरी तरफ नौकरी की सुरक्षा और यूनियन की ताकत कम होने का खतरा। ये तो एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। चलिए अब उस कोड पर आते हैं जिसका वादा हर तरह के वर्कर को एक सुरक्षा कवच देने का है। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। सामाजिक सुरक्षा संहिता का सबसे बड़ा और मैं कहूँगा ऐतिहासिक कदम है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी दायरे में लाना। जैसा हमने पहले बात की, ओला, उबर, जोमैटो के लिए काम करने वाले लाखों लोग अब तक कानूनी रूप से कर्मचारी नहीं माने जाते थे। ये कोड उन्हें पहली बार परिभाषित करता है और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का रास्ता खोलता है। तो उनके लिए क्या खास प्रावधान है? क्या उन्हें पीएफ या इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिलेंगी? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन एक नई व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत एग्रीगेटर्स यानी ओला, उबर जैसी कंपनियों को अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा एक सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा। अच्छा, टर्नओवर का 1-2%? जी, और इस फंड का इस्तेमाल इन गिग वर्कर्स के लिए जीवन और विकलांगता बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ जैसी योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। ये तो जमीन पर लोगों की जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। सोचिए, पहले अगर एक जोमैटो डिलीवरी पार्टनर का एक्सीडेंट हो जाता तो वो पूरी तरह अकेला था। अब सिद्धांत रूप में एक ऐसा फंड होगा जहां से उसे मदद मिल सकती है। बिल्कुल, सिद्धांत रूप में ये एक बड़ा कदम है, लेकिन यहां भी कुछ सवाल हैं। जैसे इन फंड्स का प्रबंधन कौन करेगा, पैसा कैसे इकट्ठा होगा और कैसे बंटेगा। स्रोत बताते हैं कि इन फंडिंग मैकेनिज्म्स पर अभी भी स्पष्टता की कमी है और ये अभी भी पूरी तरह यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि कई योजनाएं अभी भी प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करती हैं। और इस कोड में एक और अहम बदलाव ग्रेच्युटी को लेकर है ना? हाँ, और ये फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। पहले ग्रेच्युटी के लिए 5 साल लगातार काम करना जरूरी था। अब फिक्स्ड टर्म कर्मचारी को सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही ग्रेच्युटी मिल जाएगी। ये एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। तो अब तक हमने वेतन, नौकरी की शर्तों और सामाजिक सुरक्षा की बात कर ली। अब आते हैं चौथे और आखिरी कोड पर, जो सीधे सीधे काम करने की जगह से जुड़ा है। द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये हमारे वर्कप्लेस को कितना सुरक्षित बनाता है? इस कोड का मकसद है काम करने की जगह पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की दशाओं से जुड़े 13 पुराने कानूनों को एक में मिलाना। इसमें कई अच्छी बातें हैं, जैसे सभी कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य किया गया है। काम के घंटे एक दिन में 8 घंटे और एक हफ्ते में 48 घंटे तक सीमित किए गए हैं। और महिलाओं के काम करने को लेकर भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। हाँ, अब महिलाओं को उनकी सहमति और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ सभी तरह के प्रतिष्ठानों में रात के शिफ्ट में यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने की इजाजत होगी। इसे महिला सशक्तिकरण के एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही प्रवासी मजदूरों की परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया गया है, ताकि जो मजदूर खुद से एक राज्य से दूसरे राज्य काम करने जाते हैं उन्हें भी योजनाओं का लाभ मिल सके।
लेकिन यहाँ भी कुछ चिंताएं जताई गई हैं, खासकर सेल्फ सर्टिफिकेशन को लेकर। ये क्या है और ये चिंता का विषय क्यों है? सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब है कि कंपनियां खुद ही ये प्रमाणित कर देंगी कि वो सभी सुरक्षा नियमों का पालन कर रही हैं, और इंस्पेक्टर हर जगह जाकर जांच नहीं करेंगे। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए तो अच्छा है, लेकिन इससे ओवरसाइट गैप्स यानी निगरानी में कमी आने का खतरा है। हम एक तरह से कंपनियों पर भरोसा कर रहे हैं कि वो खुद अपनी निगरानी करेंगी, जो हमेशा कारगर नहीं होता। तो एक तरह से निगरानी का सिस्टम कमजोर हो सकता है। ये एक जोखिम है। एक और चिंता ये है कि फैक्ट्री की परिभाषा के लिए कर्मचारियों की सीमा बढ़ा दी गई है। पहले जहां बिजली के साथ काम करने वाली 10 कर्मचारियों की यूनिट फैक्ट्री कहलाती थी, अब वो सीमा 20 है। इससे कई छोटी इकाइयां सुरक्षा नियमों के दायरे से बाहर हो सकती हैं। तो इन सभी चारों कोड्स को एक साथ देखने पर क्या तस्वीर उभरती है? क्या भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? अगर हम बड़े आर्थिक संकेतों को देखें तो स्रोत एक सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार आय समानता में भारत की स्थिति बेहतर हुई है। 2022-23 में अत्यधिक गरीबी भी घटकर सिर्फ 2.3% रह गई है। इसमें जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का बड़ा हाथ रहा है। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन क्या ये लेबर कोड्स इस प्रगति को आगे बढ़ाएंगे? स्रोत कहते हैं कि ये प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन, यानी सही दिशा में प्रगति को दिखाता है, लेकिन वो ये भी चेतावनी देते हैं कि इस प्रगति को बनाए रखने के लिए रोजगार, शिक्षा, स्किलिंग और सामाजिक सुरक्षा में और मजबूत कदमों की जरूरत है। इन कोड्स का अंतिम लक्ष्य, जैसा एक स्रोत में कहा गया है, बैलेंसिंग वर्कर वेलफेयर विद बिजनेस एफिशिएंसी है, यानी कर्मचारी कल्याण और व्यापार करने में आसानी के बीच एक संतुलन साधना। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये संतुलन सद पाया है या तराजू किसी एक तरफ ज्यादा झुक गया है? तो आज हमने भारत के श्रम कानूनों के इस पूरे कायापलट को समझने की कोशिश की। 29 पुराने कानूनों की जगह 4 नए कोड्स लाए गए हैं। मकसद है सरलीकरण, आधुनिकीकरण और गिग वर्कर्स जैसे नए कर्मचारियों को सुरक्षा देना। लेकिन जैसा हमने देखा, हर कोड में कुछ बड़े वादे हैं तो कुछ गहरी चिंताएं भी हैं। नौकरी की सुरक्षा से लेकर यूनियनों के भविष्य और वर्क प्लेस पर निगरानी तक। और यहीं पर हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। इन स्रोतों ने हमें कानूनी ढांचे के बारे में विस्तार से बताया है, लेकिन असली सवाल काम की संस्कृति, कल्चर ऑफ वर्क को लेकर है। गिग वर्क और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बढ़ते चलन के साथ क्या ये कानून सिर्फ एक कागजी सुरक्षा कवच बनकर रह जाएंगे, या क्या वे वास्तव में 21वीं सदी के लिए एक ज्यादा गतिशील और सुरक्षित श्रम बाजार बनाने में सफल होंगे? कानून एक बात है, लेकिन जमीन पर उसका कार्यान्वयन और समाज की प्रतिक्रिया ही उसकी असली परीक्षा होगी। आज की हमारी चर्चा 2 बहुत जरूरी विषयों पर है। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001, जिसे हम आसानी के लिए PPVNFR एक्ट कहेंगे। PPVNFR एक्ट, ठीक है। ये वो कानून है जो बीज बनाने वाली बड़ी कंपनियों और हमारे किसानों के अधिकारों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाता है। और दूसरा विषय है भारत का मैरिटाइम सेक्टर, यानी हमारा समुद्री क्षेत्र, जो एक जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और ये चर्चा हम हवा में नहीं कर रहे हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनसे ये बातें निकल कर आई हैं। एक में बताया गया है कि PPVNFR एक्ट ने हाल ही में अपनी सिल्वर जुबली मनाई है। 25 साल? हाँ, 25 साल। और दूसरे में इंडिया मैरिटाइम वीक 2025 में हुई बड़ी घोषणाओं का जिक्र है। तो हमारा मिशन ये समझना है कि कृषि में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर भारत का नजरिया इतना अनूठा क्यों है, और भारत को एक समुद्री महाशक्ति बनाने के लिए क्या रणनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं PPVNFR एक्ट से। इसकी सिल्वर जुबली मनाई गई। आखिर इस कानून में ऐसा क्या खास है? इसकी कहानी एक्चुअली शुरू होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO से। हमारे स्रोत में एक लाइन है जो सब कुछ साफ कर देती है। The PPVNFR Act was enacted to fulfill the enforcement of the TRIPS agreement of the WTO that India ratified. TRIPS agreement. जी, TRIPS यानी Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके तहत भारत को पौधों की नई किस्मों के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षा का कोई ना कोई सिस्टम बनाना था। अच्छा, तो ये एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए बनाया गया था। तो हमारे पास क्या विकल्प थे उस वक्त? समझौते ने सदस्य देशों को मोटे तौर पर 2 विकल्प दिए थे।
या तो आप पौधों पर अमेरिका जैसा सख्त पेटेंट कानून लागू कर दें, मतलब पूरा पेटेंट सिस्टम। हाँ, या फिर एक प्रभावी सुई जेनेरिस सिस्टम बनाएं। भारत ने पेटेंट का रास्ता नहीं चुना। सुई जेनेरिस, ये क्या होता है? ये शब्द सुनने में बड़ा भारी लगता है। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है ऑफ इट्स ओन काइंड, यानी अपनी तरह का अनूठा। अपनी तरह का अनूठा। जी, भारत के पॉलिसी मेकर्स ने महसूस किया कि पौधों पर सख्त पेटेंट कानून हमारे छोटे किसानों को बर्बाद कर सकता है। कैसे? इससे कुछ बड़ी कंपनियां बीजों पर मोनोपोली कर लेती और किसान हर साल बीज खरीदने के लिए मजबूर हो जाता। इसलिए भारत ने एक तरह से बना बनाया ढांचा अपनाने के बजाय अपना खुद का रास्ता बनाया। स्रोत में लिखा है, अ सुई जेनेरिस सिस्टम रिफर्स टू अ कस्टमाइज्ड यूनिक लीगल फ्रेमवर्क। मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया गया एक यूनिक सिस्टम। एग्जैक्टली। तो इस अनूठे सिस्टम के तहत अगर किसी कंपनी या वैज्ञानिक ने कोई नया बीज बनाया तो उसे रजिस्टर कैसे किया जाता है? इसके लिए एक कड़ा वैज्ञानिक परीक्षण पास करना होता है, जिसे DUS क्राइटेरिया कहते हैं। DUS? हाँ, DUS यानी डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी। मतलब किस्म अलग हो, एक समान हो और स्थिर होनी चाहिए। अच्छा, तो ये तो हो गया साइंटिफिक पार्ट, लेकिन मुझे ये समझना है कि ये कानून ब्रीडर यानी जो बीज विकसित करते हैं और किसान दोनों के अधिकारों को एक साथ कैसे साधता है? ये तो हितों का टकराव लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस कानून का दिल है, संतुलन। पहले ब्रीडर्स के अधिकारों को देखते हैं। दस्तावेज के मुताबिक breeders will have exclusive rights to produce, sell, market, distribute, import or export the protected variety. मतलब पूरा कमर्शियल कंट्रोल उनके पास है। जी, ये अधिकार उन्हें अपनी मेहनत और R&D में किए गए इन्वेस्टमेंट का फल देते हैं ताकि वे और बेहतर किस्में विकसित करें। ठीक है, ये तो कंपनियों के लिए हो गया। अब किसानों के लिए इसमें क्या है? इस कानून का सबसे रेवोल्यूशनरी पहलू है किसानों के अधिकार, यानी फार्मर्स राइट्स। ओके। भारत में किसान सिर्फ बीज का ग्राहक नहीं है, वो सदियों से खुद एक ब्रीडर रहा है। इसलिए ये कानून किसानों को भी अपनी विकसित की हुई किस्म को रजिस्टर करवाने का अधिकार देता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें अपनी फसल के बीज को बचाने, दोबारा बोने, दोस्तों रिश्तेदारों से आदान प्रदान करने और यहाँ तक कि बेचने का भी पारंपरिक अधिकार है। बेचने का भी अधिकार? तो फिर इसमें कंपनी के अधिकार और किसान के अधिकार में क्या फर्क रहा? कोई शर्त तो होगी। हाँ, एक बहुत जरूरी शर्त है जो इस संतुलन को बनाए रखती है। स्रोत में साफ लिखा है, फार्मर्स शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेल ब्रांडेड सीड ऑफ अ वैरायटी प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्ट। ओहो, मतलब? इसका मतलब ये है कि किसान अपनी उपज के तौर पर उस बीज को बेच तो सकता है, लेकिन किसी कंपनी के रजिस्टर्ड बीज को उसकी ब्रांडेड पैकिंग में पैक करके नहीं बेच सकता। अच्छा, तो ये वो बारीक लकीर है जो दोनों के हितों को अलग करती है। आप बीज बेच सकते हैं पर ब्रांड नहीं। एकदम सही। ये किसान की सीड सॉवरेंटी यानी बीज संप्रभुता को बचाता है। तो इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए कोई संस्था भी होगी? बिल्कुल। इसके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, यानी PPV एंड FRA। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। क्या क्या? पहला, नेशनल रजिस्टर ऑफ प्लांट वैरायटीज, जो सभी रजिस्टर्ड किस्मों का एक डेटाबेस है। दूसरा, नेशनल जीन बैंक, जहां इन बीजों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है। और तीसरा? तीसरा है नेशनल जीन फंड। ये बहुत दिलचस्प है। इसका इस्तेमाल बेनिफिट शेयरिंग के लिए होता है। बेनिफिट शेयरिंग मतलब? मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी गांव की पारंपरिक किस्म का इस्तेमाल करके कोई नई बड़ी फायदेमंद किस्म बना ली, तो कानून कहता है कि मुनाफे का एक हिस्सा उस समुदाय को मिलना चाहिए। ये फंड उसी काम आता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? सुनने में तो ये कानून बहुत आदर्श लगता है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत में भी सब इतना अच्छा है या इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं? बिल्कुल, चुनौतियां बहुत हैं। पहली है प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज। DUS टेस्टिंग की प्रक्रिया, वो जो हमने पहले बात की थी जी, वो किसानों के लिए बहुत जटिल और वैज्ञानिक है। हाँ ये तो है। किसान के लिए ये सब कागजी कार्यवाही और वैज्ञानिक टेस्ट समझना बहुत मुश्किल होगा। और एक चिंता बैलेंसिंग राइट्स को लेकर हमेशा बनी रहती होगी, है ना, कि कहीं बड़ी कंपनियां अपने पैसे और पहुंच के दम पे बाजार पर हावी ना हो जाएं। ये एक बहुत बड़ा डर है। और इससे जुड़ी एक और चुनौती है लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। एक मिनट, ये तो उल्टा लग रहा है। कानून बनाया गया था पारंपरिक ज्ञान को बचाने के लिए
और आप कह रही हैं कि उसी के खत्म होने का खतरा है, ये कैसे? ये एक जायज सवाल है। खतरा ये है कि अगर पारंपरिक जलवायु अनुकूल बीजों को बचाने के लिए किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन और मदद नहीं मिली, तो धीरे धीरे उनका ध्यान सिर्फ बाजार में बिकने वाली कमर्शियल किस्मों पर चला जाएगा। और ऐसे में सदियों का जमा किया हुआ पारंपरिक ज्ञान और बीज की विविधता खत्म हो सकती है। राइट। इन चुनौतियों के बावजूद अगर हम इस कानून का सार निकालें तो इसका कुल मिलाकर महत्व क्या है? महत्व बहुत बड़ा है। जैसा कि हमारे स्रोत के एक ग्राफिक में बताया गया है, इसके 4 मुख्य फायदे हैं। पहला, इम्प्रूव्ड यील्ड्स, क्योंकि किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीजों तक पहुंच मिलती है। ठीक है। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स राइट्स, किसानों के पारंपरिक अधिकारों को पहली बार कानूनी मान्यता मिली। तीसरा, रिसर्च एंड इनोवेशन, ब्रीडर्स को R&D के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और चौथा, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसकी हमने अभी बात की। हाँ, ये पारंपरिक किस्मों को बचाने में भी मदद करता है। तो जमीन पर भारत ने एक ऐसा अनोखा रास्ता चुना है जो आत्मनिर्भरता और किसानों के हक के बीच संतुलन साधता है। चलिए अब जमीन से समंदर की ओर चलते हैं। मैरीटाइम सेक्टर भारत के लिए कितना जरूरी है? इसके आंकड़े दिमाग घुमा देने वाले हैं। स्रोत कहता है नियरली 95% ऑफ इंडियाज ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड अबाउट 70% बाय वैल्यू मूव्स थ्रू मैरीटाइम रूट्स। 95% बाय वॉल्यूम? जी, हाईलाइटिंग द सी एज द लाइफ ब्लड ऑफ इंडियाज कॉमर्स। सोचिए, हम जो भी सामान बाहर भेजते या मंगवाते हैं, उसका 95% हिस्सा समंदर के रास्ते आता जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था की धमनियां यही समुद्री रास्ते हैं। 95%? ये तो लगभग सब कुछ ही हो गया। और इन रास्तों के जो गेटवे हैं, यानी हमारे बंदरगाह, हमारे पोर्ट्स, वो कैसा काम कर रहे हैं? यहाँ एक बहुत दिलचस्प सुधार हुआ है। दस्तावेज के मुताबिक एवरेज वेसल टर्नअराउंड टाइम ऑफ मेजर पोर्ट्स has been reduced from 93 hours to just 48 hours. वेसल टर्नअराउंड टाइम? इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि पहले एक जहाज को बंदरगाह पर आने, अपना सामान उतारने, चढ़ाने और वापस जाने में, मतलब पूरा प्रोसेस। हाँ, पूरे प्रोसेस में औसतन 93 घंटे यानी लगभग 4 दिन लगते थे। अब ये समय घटकर सिर्फ 48 घंटे यानी 2 दिन रह गया है। वाह, समय लगभग आधा हो गया है। जी, जिससे हमारी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बढ़ी है। ये तो बहुत बड़ा सुधार है। हाल ही में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में कुछ बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं। वे क्या हैं? हाँ, 3 बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी पहले हैं। पहली है मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट रोड मैप। इसके तहत शिप बिल्डिंग, पोर्ट्स के आधुनिकीकरण और ग्रीन फ्यूल में सहयोग के लिए $1 लाख के निवेश की योजना है। $1 लाख? जी। दूसरी पहल है डिजी बंदर। डिजी बंदर नाम से तो लगता है ये कुछ डिजिटल करने की बात है। बिल्कुल, यह एक राष्ट्रीय ढांचा है टू मेक ऑल पोर्ट्स डेटा ड्रिवन, AI इनेबल्ड एंड इंटरकनेक्टेड। मतलब सारा काम डिजिटल, पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट। एग्जैक्टली। इसका लक्ष्य सभी पोर्ट्स पर कामकाज को स्मार्ट बनाना है, जिससे भ्रष्टाचार और गलतियों की गुंजाइश कम होगी। और तीसरी पहल? तीसरी है ग्रीन टग प्रोग्राम। टग्स वो छोटी लेकिन बहुत शक्तिशाली नावें होती हैं जो बड़े बड़े जहाजों को खींचकर बंदरगाह के अंदर लाती हैं और बाहर ले जाती हैं। अच्छा, वो जो बड़े जहाजों के साथ छोटी नावें दिखती हैं। हाँ, इस प्रोग्राम के तहत 2040 तक 100 इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण अनुकूल टग्स तैनात करने का लक्ष्य है। इस सेक्टर में जहाज और पोर्ट्स के अलावा इंसानों की, यानी हमारे नाविकों की क्या स्थिति है? भारत समुद्री नाविकों का एक ग्लोबल हब बन गया है। स्रोत के अनुसार इंडिया सीफेयर वर्कफोर्स हैज सर्ज्ड फ्रॉम 1.25 lakhs to over 3 lakhs. 1.25 लाख से 3 लाख से भी ज्यादा। Now accounting for 12% of the global seafaring workforce. हम दुनिया के टॉप 3 देशों में हैं जो सबसे ज्यादा प्रशिक्षित नाविकों की सप्लाई करते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया के हर 100 में से 12 नाविक भारतीय हैं। हाँ, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स भी है। वो क्या? हमारे पास दुनिया के 12% नाविक हैं, पर दुनिया के केवल 0.8% जहाज ही भारतीय ध्वज यानी इंडियन फ्लैग के तहत रजिस्टर्ड है। सिर्फ 0.8%? ये तो बहुत अजीब है। हमारे नाविक दूसरे देशों के जहाज चला रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी एक मुख्य वजह यहाँ की ऊंचे टैक्स और जटिल नियम हैं, जो जहाज़ों के मालिक कंपनियों को पनामा या लाइबेरिया जैसे दूसरे देशों में अपने जहाज रजिस्टर कराने के लिए मजबूर करते हैं। अच्छा, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कमी। एक तरह से। इसके अलावा और भी कई बड़ी चुनौतियां हैं।
सबसे बड़ी है कनेक्टिविटी बॉटलनेक्स। पोर्ट्स तक सामान पहुंचाने के लिए सड़क और रेल की लास्ट माइल कनेक्टिविटी अभी भी कमजोर है। सही बात है। अगर पोर्ट बहुत कुशल है लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता ही खराब है तो पूरा फायदा नहीं मिलता। दूसरी है ट्रांसशिपमेंट कम्पेटिटिवनेस। हमारा बहुत सा व्यापार सीधे हमारे पोर्ट पर आने के बजाय श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट जैसे बड़े हब से होकर गुजरता है, जिससे हमें समय और पैसे दोनों का नुकसान होता है। जी। और एक चुनौती है जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से सीधी जुड़ी है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि हम आज भी मोर देन 95% ऑफ मरीन इंजन्स आयात करते हैं। क्या 95% से ज्यादा इंजन हम बाहर से मंगवाते हैं? हाँ, यानी हम दुनिया के लिए नाविक तो बना रहे हैं, लेकिन जिन जहाजों को वे चलाते हैं उनके इंजन तक हम खुद नहीं बनाते। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? सरकार का विजन बहुत एम्बिशियस है। एक है मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, जिसके तहत पोर्ट्स, कोस्टल शिपिंग और ग्रीन शिपिंग में लगभग 80 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 80 लाख करोड़? जी। इसके अलावा सागरमाला प्रोग्राम है जो पोर्ट आधारित विकास पर केंद्रित है। और एक बहुत बड़ी सफलता है केरल में विजिंजम पोर्ट का शुरू होना। इसके बारे में मैंने सुना है। ये भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब है जो सीधे तौर पर कोलंबो और सिंगापुर जैसे पोर्ट्स को टक्कर देगा। तो यहाँ भी वही संतुलन वाली बात आ गई जो हमने कृषि कानून में देखी थी। एक तरफ आर्थिक तरक्की भी करनी है और दूसरी तरफ पर्यावरण को भी बचाना है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इस विजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्रीनिंग ऑफ मैरीटाइम सेक्टर है। समुद्री परिवहन से दुनिया का लगभग 3% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। अच्छा, 3% तो काफी होता है। जी। इसलिए पर्यावरण की रक्षा के लिए हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस और हरित नौका इनिशिएटिव जैसे कदम उठाए गए हैं ताकि विकास सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो सके। तो आज हमने दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समझा। एक तरफ PPVFR एक्ट जो कृषि में इनोवेशन और परंपरा के बीच एक खास भारतीय संतुलन स्थापित करता है, और दूसरी तरफ भारत का समुद्री क्षेत्र जो आर्थिक विकास की रफ्तार और पर्यावरण की जिम्मेदारी के बीच संतुलन साधते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारे पास 4 अलग-अलग स्रोत हैं जो ऊपरी तौर पर तो अलग लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास विश्व बैंक की एक बड़ी रिपोर्ट है जो भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक तरह से GPS का काम कर रही है। GPS, सही कहा। और दूसरी तरफ IPO बाजार को लेकर एक जरूरी चेतावनी है। और फिर हम जमीनी हकीकत पर उतरेंगे, देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी राशन की दुकानों तक पहुंचकर मतलब सब कुछ बदल रही है। हाँ। और अंत में एक ऐसी तकनीकी चीज पर बात करेंगे जो शायद सुनने में थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन असल में ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मापने का चश्मा ही बदल रही है। तो हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि ये सभी बदलाव फाइनेंशियल सलाह से लेकर डेटा क्लासिफिकेशन तक भारत को अपने बड़े आर्थिक लक्ष्यों तक पहुंचाने में कैसे मदद कर रहे हैं या कहाँ चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं उस बड़े लक्ष्य से जिसके बारे में हम सब सुनते हैं, 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। एक बहुत बड़ा लक्ष्य। तो विश्व बैंक और IMF ने अपनी फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम यानी FSAP रिपोर्ट में इसी लक्ष्य को लेकर कुछ जरूरी बातें कही हैं। ये रिपोर्ट असल में है क्या और ये भारत के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में क्या कहती है? देखिए, FSAP किसी भी देश के फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत डिटेल्ड हेल्थ चेकअप होता है जो 1999 से चल रहा है। अच्छा। भारत का पिछला असेसमेंट 2017 में हुआ था। तो ये नई रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ सालों में क्या बदला है। और अच्छी खबर यह है कि रिपोर्ट मानती है कि भारत का वित्तीय सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत और विविध हुआ है। मजबूत और विविध? हाँ, रिपोर्ट में एक लाइन है, Financial system is stronger and more diversified, with assets rising to about 175% of GDP from 144% in 2017. GDP का 144% से 175% तक पहुंचना, ये तो एक बहुत बड़ा उछाल है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि सिस्टम में ज्यादा पैसा घूम रहा है। और क्या सकारात्मक बातें हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब UPI और दूसरी चीजें। हाँ, जाहिर है। इसने फाइनेंशियल लेन देन को इतना आसान और सस्ता बना दिया है कि एक तरह से क्रांति आ गई है।
रिपोर्ट में आरबीआई और सेबी द्वारा किए गए सुधारों की भी तारीफ है, जिससे सुपरविजन बेहतर हुआ है। अच्छा। खास तौर पर सहकारी बैंकों पर आरबीआई का नियंत्रण बढ़ा है, जो पहले एक बड़ी चिंता का विषय हुआ करता था। ठीक है, तो नींव मजबूत हुई है, लेकिन हर हेल्थ चेकअप में कुछ ना कुछ एरिया ऑफ कंसर्न तो निकलते ही हैं। बिल्कुल। इस रिपोर्ट में भारत के लिए क्या चिंताएं जताई गई हैं? हाँ, और ये चिंताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग रिमेन्स शैलो। शैलो मतलब उथला? हाँ, इसका मतलब ये है कि हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार अभी भी एक उथले तालाब जैसा है। सोचिए, अगर किसी बड़ी कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए हजारों करोड़ रुपए चाहिए, तो उसे इस बाजार से आसानी से नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादा खरीदार और बेचने वाले नहीं हैं। ज्यादातर निवेशक सरकारी बॉन्ड में ही पैसा लगाना सुरक्षित समझते हैं। और ऐसा क्यों है? निवेशक कॉर्पोरेट बॉन्ड में पैसा लगाने से क्यों हिचकाते हैं? इसकी एक बड़ी वजह है टैक्स डिस्पेरिटीज, यानी टैक्स के नियमों में भेदभाव। अच्छा। जिस तरह से कर्ज यानी डेट पर टैक्स लगता है और इक्विटी यानी शेयर्स पर टैक्स लगता है, उसमें समानता नहीं है। ये असमानता बॉन्ड बाजार में निवेश को कम आकर्षक बना देती है। अब जब रिपोर्ट में समस्या बताई है, तो समाधान भी सुझाए हैं, जो असल में भारत के लिए एक रोड मैप की तरह है। बिल्कुल, और यही सबसे जरूरी हिस्सा है। क्या है ये सुझाव? रिपोर्ट ने 5 मुख्य सुधारों पर जोर दिया है। पहला, प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित करना, जिसके लिए बॉन्ड बाजार को गहरा करना होगा। ठीक है। इसमें सिक्योरिटाइजेशन को बढ़ावा देना भी शामिल है। सिक्योरिटाइजेशन, ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, इसका सीधा मतलब है बैंकों को अपने छोटे छोटे लोन को एक साथ पैक करके बड़े निवेशकों को बेचने की सुविधा देना, ताकि बैंक्स के पास और लोन देने के लिए पैसा आए। समझ गया। और दूसरा सुझाव एनबीएफसीज को लेकर है ना? कुछ साल पहले कुछ बड़े एनबीएफसीज के डूबने से बाजार में काफी उथल-पुथल मची थी। आपने सही नब्ज पकड़ी। दूसरा और बेहद जरूरी सुधार है एनबीएफसीज के नियमों को और मजबूत करना। ये सुधार उसी तरह के संकट को भविष्य में रोकने के लिए एक मजबूत दीवार बनाने जैसा है, ताकि एक कंपनी की गलती की सजा पूरी अर्थव्यवस्था को न भुगतनी पड़े। बिल्कुल। तीसरा है डिजिटल और वित्तीय सुधारों को जोड़ना, ताकि फिनटेक का फायदा सिर्फ शहरों तक सीमित न रहे। और बाकी दो? चौथा, सुधारों की रफ्तार बनाए रखना। और पांचवा है ग्रीन फाइनेंस जुटाना, मतलब पर्यावरण के अनुकूल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा लाना। तो एक तरफ विश्व बैंक कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की इंजन को दौड़ाने के लिए निजी पूंजी की जरूरत है और उसे बाजार में लाने के रास्ते साफ करने होंगे। हाँ, और निजी पूंजी जुटाने का सबसे चर्चित तरीका है आईपीओ। लेकिन सवाल ये है कि क्या आईपीओ से आया पैसा वाकई इंजन में तेल का काम कर रहा है या कहीं और ही बह रहा है? इसी से जुड़ी एक चिंता हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जताई है। बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि आईपीओस का इस्तेमाल an exit route for early stage investors rather than an instrument for raising long term capital के तौर पर हो रहा है। मतलब आईपीओ का जो मूल उद्देश्य है कि एक कंपनी जनता से पैसा उठाएगी और उस पैसे से नई फैक्ट्री लगाएगी, नई तकनीक लाएगी या रोजगार पैदा करेगी, सही, वो पूरा नहीं हो रहा है। बिल्कुल। पैसा लॉन्ग टर्म कैपिटल बनने के बजाय शुरुआती निवेशकों के लिए बस एक एग्जिट रूट बन गया है। इसका मतलब तो साफ है, जो पैसा देश में नई फैक्ट्रियां लगाने या नौकरियां पैदा करने में लगना चाहिए, वो कुछ शुरुआती निवेशकों जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट्स की जेबें भरने में जा रहा है। हाँ। ये तो अर्थव्यवस्था के लिए एक खोखले इंजन जैसा है, जो आवाज तो बहुत करता है पर गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाता। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाया है। जब आम निवेशक किसी कंपनी के भविष्य पर दांव लगाकर पैसा लगाता है, तो वो उम्मीद करता है कि उसका पैसा कंपनी को बड़ा बनाएगा। जाहिर है। लेकिन अगर वो पैसा सिर्फ पुराने निवेशकों को उनका मुनाफा देकर बाहर निकालने के काम आ रहा है, तो ये पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन के सिद्धांत के खिलाफ है। तो ये एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या आईपीओस का प्राथमिक उद्देश्य बदल रहा है? और अगर हाँ, तो इसका अर्थव्यवस्था पर क्या लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ेगा? यही सबसे बड़ी चिंता है। ये बाजार की परिपक्वता और नियामक निरीक्षण मतलब रेगुलेटरी ओवरसाइट के बारे में भी सवाल खड़े करता है। हमने बड़े वित्तीय ढांचे और बाजार की बात की, लेकिन चलिए अब जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी आम आदमी की जिंदगी में कैसे बदलाव ला रही है, खासकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में। हाँ, बिल्कुल। हाल ही में वेयरहाउसिंग और पीडीएस में पारदर्शिता लाने के लिए कई डिजिटल पहलें शुरू की गई हैं। ये क्या है? हाँ, ये जमीनी स्तर पर हो रहा एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें 4 मुख्य पहलें हैं।
पहली है भंडारण 360। भंडारण 360। हाँ, इसे आप सभी सरकारी गोदामों के लिए एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझ सकते हैं। ये सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो HR, फाइनेंस, गोदाम प्रबंधन जैसी हर चीज को एक जगह ले आता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? रियल टाइम मॉनिटरिंग और मानकीकरण। मतलब दिल्ली में बैठा एक अधिकारी देख सकता है कि असम के किसी गोदाम में कितना स्टॉक है और सब जगह एक ही सिस्टम फॉलो हो रहा है। ये सुनने में तो कमाल का लगता है, लेकिन भारत में जहां दूर दराज के गोदामों में इंटरनेट कनेक्टिविटी आज भी एक मुद्दा है, क्या भंडारण 360 जैसे प्लेटफॉर्म असल में काम कर पाएंगे? सवाल जायज है। कहीं अच्छी सोच सिर्फ कागज पर ही ना रह जाए। देखिए, चुनौतियां जरूर है, लेकिन ये पहले भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। और दूसरी पहल है स्मार्ट एग्जिम वेयरहाउस सिस्टम। अच्छा, ये AI और IoT जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके बंदरगाहों और कंटेनर स्टेशनों पर गेट ऑटोमेशन, कार्गो ट्रैकिंग और इन्वेंट्री प्रबंधन को स्वचालित बनाती है। तो लॉजिस्टिक्स की गति इससे कई गुना बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो पहली दो पहले गोदामों को स्मार्ट बना रही हैं, बाकी दो का क्या? बाकी दो सीधे खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और लाभार्थी से जुड़ी हैं। तीसरा है अन्न दर्पण। अन्न दर्पण, हाँ, जिसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ये एक मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो अनाज की खरीद से लेकर उसके भंडारण और वितरण तक पूरी प्रक्रिया की रियल टाइम जानकारी देता है। और चौथी और शायद सबसे दिलचस्प पहल है आशा प्लेटफॉर्म। आशा मतलब ऐना सहायता होलिस्टिक AI सॉल्यूशन। ये नाम ही काफी कुछ बताता है। बिल्कुल, ये एक AI आधारित प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए लाभार्थियों को AI पावर्ड कॉल आते हैं। AI पावर्ड कॉल। हाँ, और वे अपनी पसंदीदा भाषा में राशन वितरण पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। अरे वाह, ये तो सीधा और असरदार तरीका है। हाँ, ये जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये सभी पहले सिर्फ अलग अलग ऐप्स नहीं हैं, बल्कि ये गोदाम से लेकर लाभार्थी तक पूरी सप्लाई चेन को एंड टू एंड डिजिटल बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी राशन की दुकानों तक पहुंच रही है, लेकिन इस नई डिजिटल अर्थव्यवस्था को, जिसमें फिनटेक से लेकर AI और ई-कॉमर्स तक सब कुछ है, हम मापते कैसे हैं? बहुत जरूरी सवाल है। अगर हमारा नापने का पैमाना ही पुराना हो तो तस्वीर सही कैसे दिखेगी? यहीं पर हमारा अगला और आखिरी विषय आता है, देश की आर्थिक गतिविधियों को वर्गीकरण करने का एक बिल्कुल नया सिस्टम। हाँ, सांख्यिकी मंत्रालय ने नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन यानी NIC 2025 जारी किया है। NIC को आप देश की अर्थव्यवस्था की एक डिक्शनरी या इंडेक्स समझ सकते हैं। ये हर तरह की आर्थिक गतिविधि को एक खास कोड देता है। और ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि सभी सरकारी सर्वे, जनगणना और आर्थिक नीतियां इसी वर्गीकरण के आधार पर बनती हैं। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ये 5 डिजिट कोड से 6 डिजिट कोड पर चला गया है। ये सुनने में एक छोटा सा तकनीकी बदलाव लगता है, लेकिन इसका असर क्या होगा? इसका असर बहुत बड़ा है। स्रोत में दी गई मिसाल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। ये एक पुराने बड़े से फाइलिंग कैबिनेट को अपग्रेड करने जैसा है। अच्छा, कैसे? 5 डिजिट से 6 डिजिट पर जाने का मतलब है कि अब आप अपने फोल्डर्स पर और ज्यादा सटीक और विस्तृत लेबल लगा रहे हैं। मतलब अब हमें पता होगा कि फाइल सिर्फ किराना स्टोर की नहीं, बल्कि ऑनलाइन किराना स्टोर जो 10 मिनट में डिलीवर करता है की है। बिल्कुल यही। बारीकी का स्तर ही अलग है। अब फिनटेक, AI, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन जैसी नई चीजों का अपना एक सटीक कोड होगा। तो इससे उभरती हुई इंडस्ट्रीज को पहचानने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, ये कई स्वदेशी क्षेत्रों को भी मान्यता देता है, जैसे आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवा और हथकरघा उद्योग के लिए अब अलग से कोड हैं। और क्या इसमें ग्रीन इकोनॉमी यानी पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों का भी ध्यान रखा गया है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, कार्बन कैप्चर और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, जो भारत के सतत विकास लक्ष्यों के लिए जरूरी है। एक और खास बात यह है कि ये वर्गीकरण टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक है। टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक इसका मतलब है कि ये इस आधार पर भेदभाव नहीं करता कि कोई काम पारंपरिक तरीके से हो रहा है या आधुनिक तकनीक से। एक हाथ से कपड़ा बुनने वाले कारीगर और एक बड़ी टेक्सटाइल मिल, दोनों को उनके काम के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा, न कि उनकी तकनीक के आधार पर।
तो आज हमने 4 अलग-अलग लेकिन आपस में गहराई से जुड़ी हुई चीजों को समझा। हाँ, विश्व बैंक की मैक्रो लेवल सलाह, आईपीओस के बदलते मकसद पर एक जरूरी चेतावनी, पीडीएस में जमीनी स्तर पर डिजिटल बदलाव और एनआईआईसी के जरिए आर्थिक डेटा की नींव को ही मजबूत करना। और अगर हम इन सभी बिंदुओं को जोड़ें तो एक साफ तस्वीर उभरती है। क्या है वो तस्वीर? वित्तीय नियमों को मजबूत करने से लेकर सप्लाई चेन को पारदर्शी बनाने और अर्थव्यवस्था को मापने के तरीके को आधुनिक बनाने तक ये सभी पहले एक ज्यादा कुशल, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आर्थिक ढांचा बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जब एनआईसी 2025 अब एआई, फिनटेक और ग्रीन इकोनॉमी जैसे नए क्षेत्रों को इतनी बारीकी से माप सकता है, तो हमारी कौन सी मौजूदा नीतियां और सब्सिडी प्रोग्राम रातों रात पुराने या अप्रासंगिक लग सकते हैं? बहुत दिलचस्प सवाल है। और इस तरह का सटीक डेटा पहली बार किस तरह की नई और साहसिक आर्थिक योजनाओं को जन्म दे सकता है, जिनके बारे में हमने आज तक सोचा भी नहीं।